हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और इथर जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसके आज हम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो हमारे एचबीएससी बोर्ड में 2013 से 2025 के बीच आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहले एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं जो अल्कोहल, फिनॉल एंड इथर के हैं। जो एक एक नंबर के हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हमें दिया गया है इथेनॉल। देखो CH3CH2OH, इसे कहते हैं इथेनॉल। और इथेनॉल को जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में ट्रीट किया जाता है और टेम्परेचर उसका 443 केल्विन रखा जाता है तो कहता है कि एक्स प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब भी टेम्परेचर 443 केल्विन हो तब आपने बात ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे इथेनॉल है वो कन्वर्ट होगा इथीन के अंदर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के अंदर कन्वर्ट होगा। और अगर इसका तापमान 443 ना होता, यानी 443 से कुछ कम होता, जैसे 413 हो गया या फिर 400 केल्विन हो गया, अगर या फिर 380 केल्विन भी होता, तो आपने ध्यान रखना है अगर इससे टेम्परेचर कम आता है तो उस दौरान जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा हमारा इथर मॉलिक्यूल, यानी CH3 CH2O CH2 CH3। तो इन सारे टेम्परेचर्स के दौरान बनता है हमारा इथर मॉलिक्यूल। और अगर टेम्परेचर हमारा रहता है 443 केल्विन तब हमारा बनता है इथीन। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा इथीन। अब देखो यहाँ पे आपके मन में डाउट होगा कि इथीन ही क्यों बना है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं ये जो CH3 CH2OH है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। देखो CH3 इसको हम इस तरीके से खोल के लिख रहे हैं और CH2 और OH ये मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब होता क्या है, ये जो कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है ना, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी इसका काम होता है वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। तो अब ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कैसे निकालता है, तो यहाँ से OH एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को साथ में लेके निकलता है, क्या बन के, OH नेगेटिव बन के। ये निकल गया, देखो इथेनॉल में से, इसमें से OH नेगेटिव निकला। अब जैसे ही ये बाहर निकलता है इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये साथ में लेके जा रहा है इसीलिए कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए हाइड्रोजन क्या कहता है, देखो दूसरे कार्बन वाला ये कहता है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन तुझे दे देता हूं ताकि तेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। और इसके इलेक्ट्रॉन इधर घूम जाते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है और ये H एटम अपने इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ देता है और क्या बन के निकल जाता है, H पॉजिटिव बन के निकल जाता है। तो ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव क्या बन के निकल जाते हैं, वाटर बन के निकल जाते हैं। और यहाँ पे देखो क्या बच गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ से ऐसे हमारा इथीन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन में लिख रखा है कि अगर 443 केल्विन टेम्परेचर है तो इथेनॉल अंडरगोज इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा विद कंसनट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म इथीन। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हमें दिया गया है साइक्लोहेक्सेनॉल, ये हमें दिया गया है और हमारी रिएक्शन करवाई जा रही है SOCl2 के साथ में। तो एक्स प्रोडक्ट हमसे पूछता है कि क्या बना है। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो SOCl2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ S डबल बॉन्ड O Cl और Cl, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ से होगा क्या, देखो ध्यान से देखना। अब यहाँ से ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये वाला जो साइक्लोहेक्सेनॉल मॉलिक्यूल है इसे मैंने ऐसे लिख लिया, O और H ऐसे लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो होता क्या है, देखो ये वाला जो Cl है SOCl2 का, ये वाला तो निकल जाता है HCl बन के, देखो ये निकल गया बाहर। और ये वाला जो SO है ये निकल जाता है SO2 गैस बन के, देखो ये निकल गई बाहर। तो ये जो क्लोरीन है वो इसके स्थान पे यहाँ पे अटैच हो जाता है, यानी देखो ये वाला ये वाला जो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे देखो क्लोरीन अटैच हो रहा है ना इसके स्थान पे। तो ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है ऑप्शन नंबर बी वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, बाकी सारों में ऐसा कोई सा भी नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे एरोमेटिसिटी है यानी बेंजीन रिंग है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे OH भी अटैच है तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे OH और Cl दोनों अटैच है तो ये भी नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि हमारे पास में कोई एनिसोल दिया गया है। देखो एनिसोल हम किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर OCH3 मॉलिक्यूल अटैच होता है तो उसे बोला जाता है एनिसोल। और इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है HI के साथ में। तो हमसे पूछ रहा है कि A+B दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं और ये क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम HI की रिएक्शन करवाएंगे ना, देखो इस वाले मॉलिक्यूल के साथ में, तो H के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और I के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जब भी ये इथर है, देखो ये कैसे क्या है, ये एनिसोल, ये इथर है। और इथर में आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब भी कोई रिएक्शन करवाएं कि जो इथरनल ऑक्सीजन होती है ना, देखो ये वाली जो ऑक्सीजन होती है ना, ये हमेशा बड़े वाले ग्रुप के साथ में रहेगी सिवाय टर्सरी इथर को छोड़ के। तो यहाँ पे देखो O एटम जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है। तो ये वाला जो इथर है ना, ये कौन सा इथर है, ये सेकेंडरी इथर है, ये टर्सरी इथर नहीं है।
तो यहाँ से सिंपल बात होगी कि जब ये जो इथर्नल ऑक्सीजन है ना, जब भी रिएक्शन चलेगी तो ये बड़े वाले ग्रुप के साथ में रहेगी। तो ये वाली ऑक्सीजन किसके साथ में रहेगी? बड़े वाले ग्रुप के साथ में, यानी इसके साथ में रहेगी, यानी बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, है ना। लेकिन टर्सरी ईथर होता तो बॉन्ड यहाँ से टूटता, अगर वो होता तो, है ना। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटा। अब मुझे पता है ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है और CH3 के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो अब पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास में, यानी पॉजिटिव वाला किससे अटैच हो जाएगा? ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर OH बन जाएगा, OH बन गया। और नेगेटिव वाला किसके पास में जाएगा? पॉजिटिव के पास में, यानी CH3I बन जाएगा, CH3I। तो अब यहाँ से देख लो A और B कौन से आपके मैच हो रहे हैं। तो देखो यहाँ से ये रहा C6H5OH, एक तो ये हो गया, ये हो गया, और CH3I ये हो गया, तो ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन में लिख रखी है कि इथर्नल ऑक्सीजन ऑलवेज रिमेन्स विद बिगर अल्काइल ग्रुप, हमेशा बड़े वाले के साथ में रहेगा, सिवाय किसको छोड़ के? टर्सरी ईथर को छोड़ के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि विच इज वीकेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग। कहता है हमारे पास में मॉलिक्यूल दिए गए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा कमज़ोर एसिड कौन सा है ना। देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मिथेनॉल दिया गया है, यानी ये प्राइमरी अल्कोहल दिया गया है, क्योंकि OH एटम एक ही कार्बन से अटैच है। यहाँ पे देखो OH एटम जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, यानी ये सेकेंडरी हो गया। यहाँ पे OH एटम जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर एक ही से है, तो ये भी क्या हो गया? ये भी हमारा प्राइमरी हो गया। यहाँ पे OH जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है, यानी ये टर्सरी हो गया, है ना, ये हो गया है। अब यहाँ पे कह रहा है वीकेस्ट एसिड। देखो कोई भी चीज़ जैसे एसिड है, जैसे मैं मान लूँ कि मेरे पास में अल्कोहल मॉलिक्यूल है, ये है। अल्कोहल को मैं एसिडिक कब कहूँगा? जब ये H एटम क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे छोड़ देगा और H एटम रिलीज होगा H पॉजिटिव बन के, उसे ही मैं एसिड कहता हूँ। कोई भी स्पीसी अगर H एटम डोनेट करती है H पॉजिटिव की तरह, तो मैं उसे मैं एसिड कह देता हूँ। तो इस पे क्या आ जाता है? इस पे आ जाता है RO नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जाते हैं, जिसके कारण इस पे बन जाता है नेगेटिव चार्ज। अब ये तो सभी केसेस में बनेगा। देखो यहाँ भी OH था, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यानी सभी केसेस में होना चाहिए था ऐसा। अब यहाँ से आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसका डिस्पर्सल जहाँ पे जितना ज़्यादा होगा, डिस्पर्सल का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट जितनी ज़्यादा होगी, यानी नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्सल जितना ज़्यादा होगा। डिस्पर्सल का मतलब है मूवमेंट जितनी ज़्यादा होगी, चाहे वो रेजोनेंस के प्रति हो, चाहे कोई उस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हो, दोनों ही केसेस में हो सकती है। तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्सल यानी मूवमेंट होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होती है? उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, और उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी बढ़ती है, उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो CH3 ग्रुप होता है ना, ये जो CH3 ग्रुप हो गया या फिर C2H5 ग्रुप हो गया, ये कौन से ग्रुप होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं। तो अब यहाँ पे सोच के देखो कि इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, H एटम इसने डोनेट कर दिया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ ये क्या है? CH3 तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट हो रही है और CH3 ग्रुप भी दे रहा है, तो दोनों में क्या होना चाहिए? रिपल्सन होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे तो रिपल्सन होगा भाई, है ना। तो यहाँ पे तो एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, 2 तो ये और एक ये, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। यानी जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्सल करने ही नहीं देंगे, क्योंकि रिपल्सन होगा, है ना। अब मान के चलो, देखो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे रहा है इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल ये हो रहा है, तो दोनों में क्या होगा? रिपल्सन, तो होने ही नहीं देगा। तो जिसका सबसे कम डिस्पर्सल होगा उसकी सबसे कम स्टेबिलिटी होगी और सबसे कम एसिडिटी होगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे देखो सबसे कम किसकी होगी? जिसमें सबसे ज़्यादा है अल्काइल ग्रुप। तो देखो यहाँ पे है ना, इसी वाले केस में है, डी वाले केस में, तो यही क्या है? सबसे कम मतलब वीक एसिड है ये, है ना। तो यही बात बता रखी है कि ग्रेटर प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप डिक्रीजेज एसिडिटी की। जो प्लस आई इफेक्ट है ना, यानी मेन सिंपल शब्दों में कहें कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे बढ़ रहा है अल्काइल ग्रुप का, जिसके कारण एसिडिटी बढ़ रही है। तो टर्सरी अल्कोहल हैज़ मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप थे, इसीलिए क्या हो जाएगा? वीक एसिड हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पास में फिर से क्या दे दिया उसने? इथेनॉल दे दिया है। और अब की बार यहाँ पे देखो, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में क्या टेम्परेचर बताया? 413 केल्विन टेम्परेचर बताया। तो मैंने अभी बताया था कि अगर 443 केल्विन अगर आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है, तो आप बिना सोचे समझे प्रोडक्ट क्या लिख दो? इथीन लिख दो, ठीक है। इथीन, या फिर कोई भी अगर ज़्यादा बड़ा ग्रुप है तो आप एल्कीन लिख दो वहाँ पे, ठीक है, जितने भी कार्बन के मॉलिक्यूल हैं। लेकिन अगर वहाँ पे टेम्परेचर आपको 443 से कम दिखाई देता है, यानी 413 केल्विन दिखाई देता है, तो आप वहाँ पे प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? इथर लिखेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में इथेनॉल मॉलिक्यूल है, तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथर बनेगा। तो इथर हमारा कौन सा है? ये है।
अब इथर यहाँ पे सिमेट्रिकल बनता है, देखो जैसे ये C2H5OH है ना, तो होता क्या है एक्चुअल में इतने टेम्परेचर के ऊपर ऐसे ऐसे दो मॉलिक्यूल होते हैं। तो मैंने एक मॉलिक्यूल ये लिख दिया, एक मॉलिक्यूल मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर डालते हैं तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। यानी एक एल्कोहल मॉलिक्यूल का तो H एटम और दूसरे वाले का OH एटम क्या बन के निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाएगा। तो बचा क्या, C2H5O और C2H5, देखो इस तरीके से C2H5O और C2H5 यानी इथर मॉलिक्यूल बन गया। तो ये जो इथर मॉलिक्यूल है देखो यहाँ पे ये रहा C2H5 ट्वाइस है, देखो ये ट्वाइस हो गया और ये इथर मॉलिक्यूल हमारा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी एट 413 केल्विन टेम्परेचर इथेनॉल जो है वो अंडरगोज इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यानी दो मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और उसमें इंट्रा चल रही थी, यानी एक ही मॉलिक्यूल में से निकल रहा था, तो फॉर्मिंग डाई इथाइल इथर, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, इथर बन जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन द फॉलोइंग, हमारे पास में कुछ फॉलोइंग मतलब ये चीज़ें दे रखी हैं, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो यहाँ पे अभी अभी मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, और अल्कोहल होगा। तो मैंने बताया कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा एसिडिटी बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे फिर से अल्कोहल मॉलिक्यूल दे दिए हैं, यानी ये भी H एटम रिलीज होगा, ये भी रिलीज होगा, ये भी रिलीज होगा और ये भी रिलीज होगा, सीधी सी बात है। इस पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब ये नेगेटिव चार्ज जितनी ज़्यादा मूवमेंट करेगा, जितना ज़्यादा डिस्पर्सल करेगा, यानी जितनी ज़्यादा मूवमेंट करेगा डिस्पर्सल, उतनी ज़्यादा क्या बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी होगी। तो अब यहाँ पे ग्रुप कौन से लगे हुए हैं, देखो एक तो CH3 ग्रुप है, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एक C2H5 ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये तो एक ही अल्काइल ग्रुप है। इस वाले में कितने हैं, इस वाले में दो अल्काइल ग्रुप, यानी दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेट करने वाले। इस वाले में कितने, देखो एक कार्बन ये रहा, दो ये रहे, क्योंकि ट्वाइस लगा हुआ है, तो इसमें तीन है। इसमें देखो तीन ये रहे, एक ये रहा, इसमें चार हैं, यानी चार वाला क्या करेगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट यहाँ पे कर रहे हैं अल्काइल ग्रुप, और नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल भी इस साइड हो रहा है, तो दोनों में क्या होता है, रिपल्सन होता है। और रिपल्सन होने के कारण डिस्पर्सल बढ़ नहीं पाता, क्योंकि जितनी ज़्यादा मूवमेंट उसे करनी थी वो नहीं होगी, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है, तो डिस्पर्सल घट जाता है। तो सबसे ज़्यादा डिस्पर्सल किस केस में होगा, जिसमें केवल एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है, जो कि ये रहा हमारा। तो इसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगी, इसीलिए इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से वही आ गया। देखो एनिसोल है और ये रिएक्ट कर रहा है HI के साथ में। तो हमने क्या बताया था कि जो इथरनल ऑक्सीजन होती है वो हमेशा बड़े वाले ग्रुप के साथ में रहेगी, एक्सेप्ट टर्सरी ईथर। तो होता क्या है, यहाँ पे H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, I के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब बॉन्ड यहाँ से भी टूट सकता है और बॉन्ड यहाँ से भी टूट सकता है, लेकिन दिक्कत ये है टूटे कौन सा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इथर है कौन सा। तो इथर यहाँ पे ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर दो ही कार्बन से अटैच है, तो ये तो हमारा सेकेंडरी इथर है। यानी इस केस में इथरनल ऑक्सीजन कित रहेगी, हमेशा बड़े वाले ग्रुप के साथ में रहेगी, एक्सेप्ट टर्सरी ईथर। तो ये तो सेकेंडरी है, तो इथरनल ऑक्सीजन इसके साथ में रहेगी। यानी जब ये बॉन्ड टूटेगा तो जो इथरनल ऑक्सीजन है वो तो ऑक्सीजन के साथ में रहेगी, और O के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव के पास में कौन सा जाएगा, पॉजिटिव वाला, यानी H जाएगा इसके पास में। और दूसरा क्या है CH3, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो CH3 के पास कौन जाएगा, नेगेटिव वाला, तो ये बन जाएगा CH3I। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ये वाला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, आपने अरेंज करने हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, फाइंड विच हैज़ द हाईएस्ट। कहता है कि इनको बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अरेंज करो और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बताओ किसका होगा, है ना। तो अब देखो दो चीज़ें होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो मॉलिकुलर मास के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा मास बढ़ेगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। दूसरा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है हमारी बॉन्डिंग किस तरीके की है ना, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बॉन्डिंग के ऊपर। अगर बॉन्डिंग हमारी स्ट्रांग है तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा, अगर बॉन्डिंग हमारी कमजोर है तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो सबसे ज़्यादा हम स्ट्रांग किसकी मानते हैं, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग मानते हैं, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, देखो ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है और ये हमारा सिंपल हाइड्रोकार्बन है, ये इथर मॉलिक्यूल है और ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है ना। तो सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो अल्कोहल में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे OH मॉलिक्यूल होते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दो कंडीशन होती हैं भाई, दो कंडीशन होती है, एक तो H एटम होना चाहिए, दूसरा H एटम स्मॉल साइज के
साइज के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए, जो कि होते हैं हमारे फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया। तो देखो अल्कोहल में हाइड्रोजन भी होता है और स्मॉल साइज का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी होता है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होती है हमारी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। उसके बाद में फिर किस में पाई जाती है? एल्डिहाइड में। देखो यहाँ पे भी है, वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। उसके बाद में पाई जाती है ईथर में, और लास्ट में हमारा हाइड्रोकार्बन बच गया यानी एल्केन बच गया। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसका हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट इसका हो जाएगा। और अरेंजमेंट हमने देखो यहाँ पे बनाई रखी है कि सबसे ज़्यादा एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर और फिर एल्केन। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा कि अरेंज द फॉलोइंग, आपने फिर से अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ एंड फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। आपने इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के आधार पे अरेंज करना है और सबसे ज़्यादा एसिड बताना है। तो मैंने यहाँ पे अभी आपको सिंपल रूल बताया, आपने सिर्फ यही कंसेप्ट याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल जितना ज़्यादा होगा, डिस्पर्सल यानी मूवमेंट जितनी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी और एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ भी अल्कोहल है, यहाँ भी अल्कोहल है, यहाँ भी फिनॉल है और यहाँ भी पैरानाइट्रोफिनॉल है। तो इनको तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। देखो अगर मैं यहाँ पे H एटम रिलीज करूँगा तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पहले वाले केस में आ गया। C2H5 वाले को करोगे तो C2H5, H को रिलीज करोगे तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। फिनॉल में करोगे तो देखो फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है जब हम बेंजीन के ऊपर OH लगा देते हैं, तो अगर मैं H को रिलीज करूँगा तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिनॉल में से H को रिलीज कर दिया। और पैरानाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? जब मैं यहाँ पे पैरा पे नाइट्रो, यानी यहाँ पे अगर मैं लगा दूंगा NO2 ग्रुप और यहाँ पे मैं फिनॉल में से H एटम रिलीज कर दूंगा तो इसके ऊपर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये हमने चारों स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिए हैं। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्सल करेगा, तो यहाँ पे एक लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा यानी कम हो जाएगा। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज करेगा, लेकिन यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं यानी दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे भी रिपल्सन होगा, एसिडिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मूवमेंट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस प्रोसेस चल रही है ना। रेजोनेंस चलेगी तो डिस्पर्सल ज़्यादा होगा, डिस्पर्सल ज़्यादा होगा तो मूवमेंट ज़्यादा होगी, मूवमेंट ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, यानी इसमें ज़्यादा हो सकती है इन दोनों के कंपेरिजन में। फिर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी रेजोनेंस प्रोसेस चलनी चाहिए। और दूसरी बात, ये तो यहाँ भी चल रही थी, लेकिन यहाँ पे मेन फैक्टर क्या है? NO2 ग्रुप। और जो NO2 ग्रुप होता है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला। तो ये जब रेजोनेंस कर रहे होते हैं ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ये इनको खींच रहा होता है, और जितनी ज़्यादा खींचेगा तो उतनी ज़्यादा डिस्पर्सल बढ़ेगा, जितना ज़्यादा डिस्पर्सल बढ़ा उतनी ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी बढ़ी, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा एसिडिटी। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हो जाएगा? पैरानाइट्रोफिनॉल। आंसर तो हमारा ये आ गया। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बता भी रखी है कि जो NO2 ग्रुप है वो -I और -R इफेक्ट दोनों शो करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है, और ये स्टेबलाइज कर देता है इस फिनॉक्साइड आयन को। ठीक है, हाईएस्ट एसिडिटी, इसीलिए इसकी हाईएस्ट एसिडिटी होती है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास में कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईथर क्या होगा। ठीक है, तो मेन जो हमारा फार्मूला होता है ना ईथर का, वो ROR होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो सिंपल आपने क्या करना है, सबसे छोटा वाला अल्काइल ग्रुप ले लेना है, यहाँ पे CH3OCH3, ये मैंने ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग आपने इन फार्मूले के अकॉर्डिंग मैच करना है। देखो मैं मान के चलूँ यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन हैं, तो अगर कार्बन 2 हुए तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 3 और 3 6 होने चाहिए, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 का 3 गुना, है ना, यानी 2 3 6। तो यहाँ पे देखो कैसे हो रही है बातें। अगर मैं यहाँ पे देखो मैं 2 कार्बन का लेके चल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ, पहले वाले में पुट कर रहे हैं, देखो पहले वाले में अगर मैंने कार्बन 2 पुट किए तो H की वैल्यू कितनी होगी? 2 पुट किया तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, यानी 5 और 1, ये तो नहीं हुआ भाई, यानी ये तो गलत हो गया। दूसरे वाले में पुट करके देखो C2 तो H कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो H 4 हो गया, ऑक्सीजन ये भी नहीं हुआ। तीसरा वाला देखो C2 और H कितने हो जाएंगे? देखो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, ये हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ये आ गया। बी भी गलत है और सी भी, नन ऑफ दीज है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि आइडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय। आइडोफॉर्म टेस्ट किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपने सिर्फ एक बात ध्यान रखी है कि आइडोफॉर्म टेस्ट केवल वही ग्रुप दे सकते हैं जिसमें मिथाइल कीटो ग्रुप पाया जाता है। मिथाइल कीटो ग्रुप पाया जाएगा वही देंगे। और मिथाइल कीटो ग्रुप हमारा कौन सा होता है? ये होता है भाई CH3C डबल बॉन्ड O, इसे कहा जाता है मिथाइल कीटो ग्रुप। तो यहाँ पे देख लो किसके अंदर है, देखो 2 पेंटेनन, है ना। पेंटेनन क्या बनेगा? देखो पेंट का मतलब है 5 कार्बन बना लोगे, 1 2 3 4 और 5 मैंने बना लिया, और 2 पेंटेनन, ठीक है। यानी क्या कह रहा है कि पेंटेनन है तो मतलब कीटोनिक ग्रुप आएगा इसमें, C डबल बॉन्ड O CH3 और 2 के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 2, यानी 2
2 पे हो गया अन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नाम गलत लिख रखा है इसका, शायद आप देख लेना, मिसप्रिंट हो रखा है यहाँ पे, पेंटेन 2 हो सकता था, है ना, पेंटेन 2 हो सकता था। तो यहाँ पे क्या है देखो, सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ग्रुप है यहाँ पे, तो है ना, इसको जब आप बनाओगे तो देखो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे कितने कार्बन के बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा CH3, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ तो है भाई मिथाइल कीटो ग्रुप, यानी ये भी शो कर सकता है। और यहाँ पे 3 पेंटेन नन, 3 पे क्या है मतलब पेंटेन नन, ठीक है। तो 5 कार्बन बनाओगे, अब देखो 1 2 3 4 5, अब 3 पे लगाओ अन ग्रुप, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड और CH3। यहाँ पे तो था, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप नहीं है, देखो यहाँ भी CH2 और यहाँ भी CH2 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन 2 वाला हो जाएगा, है ना। और ये हो गया इथेनॉल, इसका फार्मूला होता है C2H5OH, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी मिथाइल कीटो ग्रुप नहीं है। और ये होता है इथेनल, यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये भी हो सकता था भाई, इथेनल भी हो सकता था। तो इसके 2 आंसर है भाई, एक तो 2 पेंटेनल हो सकता है, दूसरा इथेनल हो सकता है। ये मिसप्रिंटिंग हो रखी है, यानी इसके 2 आंसर ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया एसिडिक वाला, यानी नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल सबसे ज़्यादा जिसमें होगा वही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, बस ये बात हमने देखनी है। तो ये है बेंजाइल अल्कोहल। देखो बेंजाइल अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, वो इस तरीके से बनता है, जब हम बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं, CH2OH लगा देते हैं, तो वो होता है बेंजाइल अल्कोहल। दूसरा है साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल कब बनता है, जब देखो मैं साइक्लिक ग्रुप लगा दूंगा और ऊपर बना दूंगा OH, तो ये है साइक्लोहेक्सेनॉल, यहाँ पे बेंजीन नहीं बनती है अभी, ध्यान रखना। अगला है हमारा फिनॉल। फिनॉल कब बनता है, जब हम बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं, OH ग्रुप लगा देते हैं, तो ये है हमारा फिनॉल। और चौथा है हमारा मेटाक्लोरोफिनॉल। देखो ये कैसे बनता है, जब हम बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं, OH, और मेटा पोजीशन पे क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे, तो ये बन गया मेटाक्लोरोफिनॉल। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो H एटम तो ये रिलीज करेगा, सारे ही रिलीज करेंगे, तो जिसमें ये जो नेगेटिव चार्ज बनेगा ना, उसका डिस्पर्सल देखना है हमने किस में ज़्यादा होगा। तो ये वाला तो हमारा ऑप्शन से बाहर है, देखो ये वाला तो हमारा ऑप्शन से ही बाहर है, क्योंकि ये तो साइक्लोहेक्सेनॉल है और इसमें क्या है, कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी नहीं बन रही है, तो ये तो सबसे कम, यानी सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो ये भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल करने के लिए क्या चाहिए, रेजोनेंस प्रोसेस चाहिए या कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो अल्काइल ग्रुप है, तो ये भी वीक की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, H एटम निकल जाएगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी ये सबसे ज़्यादा एसिडिक की कैटेगरी में आ सकता है। और यहाँ पे देखो, अब जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, वैसे तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मतलब वैसे तो रिलीज करता है, ठीक है, मतलब निकालता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है क्लोरीन, लेकिन अगर ये पैरा पोजीशन पे होता ना, तो इसकी क्या करता है, ये एसिडिटी को बढ़ा देता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अमाउंट में खींचता, लेकिन मेटा पोजीशन पे होने के कारण इसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा फिनॉल। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि फिनॉल फॉर्म्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि उसमें रेजोनेंस चलती है, जिसके कारण फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, एंड मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है। तो आपने देखा होगा, अब इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इस चैप्टर के अंदर से एसिडिटी के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपने वो मेन कंसेप्ट याद रखना है, डिस्पर्सल वाला, ठीक है। तो क्या कहा है इसने, सबसे पहला कह दिया कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। देखो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सॉरी ये बेंजीन बनाई है अभी मैंने, आप अच्छे से बना लेना कि ये मैंने बना लिया OH, और यहाँ पे मैंने ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच कर दिया। दूसरे में है मेटा पोजीशन पे, ये मैंने OH बना दिया, यहाँ पे मैंने NO2 ग्रुप अटैच कर दिया। और तीसरा है हमारे पास में पैरा पोजीशन पे, ये मैंने OH बना दिया, और यहाँ पे मैंने पैरा पोजीशन पे NO2 बना दिया। तो होता क्या है, देखो मैंने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की 2 कंडीशन होती हैं, एक तो H एटम होता है, दूसरा H एटम स्मॉल साइज के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पे H एटम क्या करता है, ये जो स्मॉल साइज का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ऑर्थो वाले केस में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण ये H एटम रिलीज नहीं होता है, जिसके कारण इसकी जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है इस वाले केस में।
और मेटा पे मैंने बताया कि मेटा के केस में क्या होता है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को मतलब स्टेबलाइज नहीं कर पाता, ज़्यादा ये खींच नहीं पाता एज कम्पेयर टू अगर ये पैरा पोजिशन पे हो। तो पैरा पोजिशन पे क्या करता है, ये जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा एच एटम को रिलीज करने के बाद में, तो यहाँ पे रेजोनेंस प्रोसेस को आसानी से मतलब ये करवा पाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टेंडेंसी के साथ में खींच पाता है, जिसके कारण डिस्पर्सल बढ़ता है और स्टेबिलिटी बढ़ती है और एसिडिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे पैरा की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी भाई, ठीक है। तो आपने ये बातें ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि आइडोफॉर्म टेस्ट किसके द्वारा दिया जाएगा। तो मैंने बताया इसको देने के लिए कौन सा ग्रुप होना जरूरी है, मिथाइल कीटो ग्रुप होना जरूरी है। तो आपने इनमें चेक कर लेना है। तो सबसे पहला है हमारा 2-पेंटेनॉल, ठीक है, यानी इसका नाम होना चाहिए पेंटेन 2 ऑल होना चाहिए। ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो रखी है, आप देख लेना, ठीक है। पेंटेन 2 ऑल होना चाहिए। तो पेंट मतलब 5 कार्बन में बना लूंगा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 2 के ऊपर क्या होना चाहिए, ओल ग्रुप, यानी 1 2, यहाँ पे मैंने लगा दिया OH ग्रुप, ठीक है, ये मैंने OH ग्रुप लगा दिया। बाकी सारे मतलब बॉन्डिंग, बाकी हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी कर देंगे, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, तो मेन चीज़ मुझे क्या है, मैंने देखनी है ये वाला, अगर ये है तो देगा, नहीं है तो ये नहीं देगा। तो यहाँ पे तो होगा ही नहीं, अल्कोहल के अंदर तो कैसे भी नहीं होगा, इसके अंदर भी नहीं होगा, इथेनॉल के अंदर भी नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहल ही है। अगला है इथेनॉल। तो इथेनॉल का फार्मूला होता है CH3C+OH। देखो ये आ रहा है मिथाइल कीटो ग्रुप आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपने देखना है कि इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो सबसे पहली स्टेट दे रखी है कि अगर फिनॉल जो है वो लिबरेट करता है CO2 फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, ये क्या करता है, अगर ये किसी से रिएक्ट करता है, जैसे इसने कहा कि फिनॉल के साथ में अगर ये रिएक्शन कर रहा है तो ये CO2 गैस को क्या करेगा, लिबरेट करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो फिनॉल है वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। लेकिन जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये केवल स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, रिलीज करता है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में भी लिख रखा है कि फिनॉल क्या होता है, एक वीक एसिड होता है एंड कैन नॉट लिबरेट CO2 फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट, वो लिबरेट नहीं करवा सकता। लेकिन ओनली स्ट्रॉन्गर एसिड, जैसे कि स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, वो इसमें से रिलीज करवा देंगे CO2 गैस को। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये हमारा गलत हो गया है, यही हमसे आंसर है। बाकी सारी चीज़ें इसने ठीक दे रखी हैं। फिनॉल एक वीक एसिड होता है, बिल्कुल सही है। फिनॉल इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, बिल्कुल है, क्योंकि उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। अगला फिनॉल इज सॉल्युबल इन बेस, बिल्कुल है भाई, क्योंकि वो एसिड हो गया तो NaOH में तो सॉल्युबल हो जाएगा, तो ये सॉल्युबल है। देखो ये हमने यहाँ पे बातें लिख रखी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि विलियमसन सिंथेसिस इज यूज टू प्रिपेयर। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे इसको इस्तेमाल किया जाता है ईथर बनाने के लिए भाई, ठीक है। और विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, देखो ये जैसे यहाँ पे लिख रखा है सोडियम एल्कोक्साइड, इसे बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। और यहाँ पे Na के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये Na पॉजिटिव वाला क्या करता है, ये X जो हमारा हेलोजन होता है, X क्या होता है यहाँ पे, हेलोजन होता है। यानी हेलोजन की जगह पे आप यहाँ पे क्लोरीन लगा सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे ब्रोमीन लगा सकते हैं, आयोडीन लगा सकते हैं। तो ये इसके साथ में रिएक्शन करता है और क्या निकल जाता है, NaX बन के, यानी सॉल्ट बन के निकल जाता है। और ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है, फिर इसके साथ में जुड़ जाता है और हमारा ईथर बन जाता है, ये बन गया ईथर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ईथर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विलियमसन सिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है। मैं यहाँ पे आपको ये वर्ड बता देता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। देखो 2 तरीके के वर्ड होते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियोफाइल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे आपने देखी होंगी साइनाइड नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, इस तरीके की स्पीसीज। और इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे आपने देखा होगा Cl पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, इस तरीके की स्पीसीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे जो एल्कोक्साइड आयन था यानी RO नेगेटिव, नेगेटिव था, इसके ऊपर चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा था, ये सब्स्टिट्यूट हो रहा था, देखो इसके साथ में है ना, और Na पॉजिटिव हेलोजन के साथ में निकल रहा था। तो ये एल्कोक्साइड आयन यानी जो नेगेटिव पोर्सन है वो किसके साथ में अटैच हो रहा था, अल्काइल यानी पॉजिटिव के पास में। तो न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि नेगेटिव स्पेसी है, तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करवा रही थी इस हेलोजन को, हेलोजन हट रहा था, इसके स्थान पर जुड़ रहा था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ना कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ना ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एल्कीन इज कैटेलाइज्ड बाय। तो अभी अभी हमने देखा था, हम क्या डाल रहे थे, हमारे जो ऊपर क्वेश्चन आए थे कि हम डाल रहे थे कंसंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन टेम्परेचर पे डाल रहे थे, तब जाके हमारा क्या बन रहा था, एल्कीन बन रहा था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर यही आ जाएगा भी, ऑप्शन नंबर बी,
H2SO4 443 केल्विन पे। इन वाले टेम्परेचर के केसेस पे क्या बन रहा था, इन वाले टेम्परेचर के केसेस पे बन रहा था हमारा ईथर है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू गिव ईथर इज कैटेलाइज्ड बाय। अब देखो अब उसने पूछ लिया कि जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे ईथर और बनेगा क्या, ईथर, तो ये किसके द्वारा कैटेलाइज करेगा। तो यहाँ पे अभी देखो एक तो ये टेम्परेचर ये वाला 443 वाले पे तो भूल ही जाओ, इस पे तो बनता है एल्कीन। क्या बनता है, एल्कीन। लेकिन अगर इससे कम है जैसे 413 है तो इस पे बनेगा ईथर। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास में कि डिहाइड्रेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल विद कॉपर एट 573 केल्विन। कहता है कि मेरे पास में टर्सरी अल्कोहल है। देखो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो 3 कार्बन से अटैच है, जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, देखो इस तरीके से CH3 और CH3। देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, और यहाँ पे मैंने CH3 को तोड़ के लिख लिया है CH2 और H करके। तो ये बन गया मेरे पास में टर्सरी अल्कोहल। अब इसने इसके अंदर क्या डाला, इसने डाला कॉपर मॉलिक्यूल, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो अब यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, क्योंकि इसने क्या कहा, डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो होता क्या है, ये जो OH एटम है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन साथ में लेके निकलता है, क्या बन के, OH नेगेटिव बन के। जैसे ही ये बाहर निकला इस कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये ले गया, है ना। अब इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये हाइड्रोजन क्या कहता है, वो कहता है भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन तुझे दे देता हूँ यहाँ पे, और खुद निकल जाता हूँ क्या बन के, H पॉजिटिव बन के। तो देखो ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव क्या बन के निकल जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, देखो इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास में एल्कीन। देखो डबल बॉन्ड बन गया ना, तो ये है हमारे पास में एल्कीन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एल्कीन आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे इसी तरीके से क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। अगर वो आपसे कहे कि प्राइमरी अल्कोहल में अगर ये चीज़ें कर दी जाएं तो क्या बनेगा, तो वहाँ पे बनता है भी आपका एल्डिहाइड, ये आपने याद रखना है। सेकेंडरी के अंदर आपका बनता है कीटोन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि फिनॉल रिएक्ट कर रहा है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में, तो क्या बनेगा। देखो यहाँ पे हमारे पास में कंडीशन होती है, ये मैंने जैसे फिनॉल बना लिया, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप बना लिया। अगर मैं इसमें क्या डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ कंसंट्रेटेड HNO3। तो आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही मॉलिक्यूल डाला जाता है तो यहाँ पे क्या निकलता है, NO2 पॉजिटिव जनरेट करता है, ठीक है। और ये जो OH एटम होता है ना, देखो एसिडिक नेचर तो होता ही है इसका, तो H एटम रिलीज करेगा तो इस पर क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। देखो इस तरीके से ये O नेगेटिव बन जाता है ना जब ये H एटम रिलीज करेगा। तो जब ये निकल जाता है तो O नेगेटिव ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है ये क्या करता है, रेजोनेंस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करता है, जिसके कारण यहाँ पे देखो इन 3 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बन जाता है इलेक्ट्रॉन घूमने के कारण, एक तो ऑर्थो पे और एक पैरा पोजीशन पे बन गया। देखो इन तीनों पोजीशन पे बन गया। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं ना, ये तीनों पोजीशन पे एक साथ अटैक कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। देखो OH यहाँ पे भी NO2 जुड़ जाता है आके, यहाँ पे भी जुड़ जाता है आके, और यहाँ पे भी जुड़ जाता है आके। तो ये जो बना है ना, इसे कहा जाता है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। तो आपने ये रिएक्शन याद रखनी है भी, कभी कभी रिएक्शन भी पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, पिक्रिक एसिड आ जाएगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज़ और पूछी जा सकती है, जैसे कभी कभी वो पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। कभी कभी इसका IUPAC नेम भी पूछ लेते हैं, तो आपने ये जो हमारा पिक्रिक एसिड बना है इसका IUPAC नेम बताना है हमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि फिनॉल है और वो रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन के साथ में इन CH2। CH2 है मतलब ये जो सॉल्वेंट है ना, ये नॉन एक्वियस सॉल्वेंट है भाई। कैसा है, नॉन एक्वियस सॉल्वेंट, नॉन एक्वियस सॉल्वेंट है। तो नॉन एक्वियस सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जो पानी से अलग होते हैं। पानी वाले को एक्वियस कहा जाता है, उससे अलग जितने भी हैं सारे नॉन एक्वियस होते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे ले लिया फिनॉल, ये मैंने यहाँ पे फिनॉल ले लिया और इसके अंदर मैंने ब्रोमिनेशन करवाई, इस तरीके से ब्रोमीन मैंने करवाई, ब्रोमीन डाल दिया, ठीक है, और CH2 मीडियम में। तो होता क्या है, जब ये ब्रोमीन निकलता है ना, तो यहाँ पे एक ब्रोमीन क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाता है, एक के ऊपर नेगेटिव और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये ब्रोमीन क्या करता है, मुझे पता था कि ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज था, तो ये ब्रोमीन एक एक करके अटैच होता है। एक बार क्या करता है ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। किस केस में, नॉन एक्वियस मीडियम। ये क्या है, नॉन एक्वियस मीडियम है भाई। इस केस में ये क्या करता है, अलग अलग अटैच होता है, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे अटैच हो जाता है। देखो इस तरीके से OH एक बार ऑर्थो पे अटैच हो जाएगा Br, और एक बार हो जाएगा पैरा पोजीशन पे, इस तरीके से। देखो
ये हो गया बी आर अटैच। तो एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इस तरीके से, बाकी ऑप्शन तो देखने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको रिएक्शंस याद हैं तो, ठीक है। तो अगर आपने ये पूरा चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है और अभी आप क्विक रिवीजन देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की हमने पूरी प्लेलिस्ट आपको पढ़ा रखी है चैनल के ऊपर, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, ये तो था नॉन एक्वियस मीडियम के अंदर। अगर वो एक्वियस मीडियम के अंदर कह देता ना कि एक्वियस मीडियम के अंदर मैंने यहाँ पे ब्रोमीन डाल दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनता है, अब यहाँ से जो ब्रोमीन जनरेट करता है ना वो तीनों पोजीशन पे आके अटैच कर देता है। जैसे नाइट्रो NO2 के केस में जैसे हुआ था वैसे ही BR के केस में हो जाता है। ऑर्थो पे अटैच हो जाता है एक बार देखो इस तरीके से अटैच हो जाते हैं ये BR और BR, ऑर्थो और पैरा पे अटैच हो जाते हैं। तो इसका भी आपने नाम बताना है हमें कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या बना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। अब आपने इनको अरेंज कैसे करना है, डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ के आधार पर अरेंज करना है हमें। देखो फिर से अल्कोहल दे दिए गए हैं। अब यहाँ पे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे आपने क्या चेक करना है, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल चेक करना है। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्सल बढ़ेगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा बेसिसिटी बढ़ेगी। तो अब देखो यहाँ भी H एटम रिलीज होगा, यहाँ भी रिलीज होगा, यहाँ भी रिलीज होगा और यहाँ भी रिलीज होगा। अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने लगे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे डिस्पर्सल को वो उतना ही कम करेंगे, यानी नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को वो उतना ही कम कर देंगे। और जितना ज़्यादा कम करेंगे एसिडिटी भी उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएगी। सीधी सी बात है भाई, है ना, एसिडिटी। तो अब यहाँ पे देखो कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 अल्काइल ग्रुप हैं भाई। C2H5 लगा हुआ है यानी 2 हैं, है ना। यहाँ पे 1 लगा हुआ है, यहाँ पे 3 और 1 ये कार्बन है तो 4 हो गए, 4 गिनेंगे हम इनको, है ना। तो यहाँ पे 2 और 1 ये यहाँ पे 3 हो गए। तो सबसे ज़्यादा किस में लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा किस में लगे हैं, इस वाले में, टर्सरी वाले में लगे हैं। देखो टर्सरी वाले में लगे हैं। और फिर किस में लगे हैं, देखो ये है सेकेंडरी वाला, है ना, ये है सेकेंडरी वाला। और ये दोनों तो प्राइमरी वाले हो जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो तो CH3OH हो जाएगा। देखो ये हो गया सबसे ज़्यादा क्योंकि इसमें एक ही था। उससे कम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा C2H5 वाला क्योंकि इसमें 2 आ गए। उससे फिर कौन सा हो जाएगा, फिर हो जाएगा सेकेंडरी वाला, देखो ये सेकेंडरी वाला आ गया। फिर हो जाएगा टर्सरी वाला। तो ये क्यों हो रहा है, ये हम अल्काइल ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट, उतनी ज़्यादा डिस्पर्सल कम हो जाएगा और उतना ज़्यादा ही क्या हो जाएगा, एसिडिटी भी कम हो जाएगी। तो ये डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे ऑर्डर हमने बता दिया कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इसका ऑर्डर होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि नेम द रिएजेंट यूज्ड इन डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन। देखो फिर से वही पूछ लिया कि इथेनॉल दे दिया है C2H5OH और इसको इथीन में कन्वर्ट करना है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे, कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपने कंप्लीट करनी है। तो देखो फिर से यहाँ पे वही आ गया कि 413। अब समझ लो कि ये क्वेश्चन इतनी बार आया है तो कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। तो वही आपने, आप समझ सकते हैं कि ये PYQ कर लोगे तो आपके ज़्यादा नहीं कहता हूँ मैं कि 80+ मार्क्स तो आराम से आ सकते हैं आपके, ठीक है, और आ जाए 90+ भी। तो अब देखो यहाँ पे कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसने क्या कहा कि कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला हमने 413 के ऊपर, यानी मुझे मेरा जो माइंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे बनेगा क्या, बनेगा यहाँ पे इथर। और इथर कब बनेगा, जब ऐसे ऐसे मैं 2 मॉलिक्यूल लेके चलूंगा, है ना, CH3 CH2OH। जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, एक ये ले लिया, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। देखो यहाँ से OH एटम ले लिया और यहाँ से मैंने ले लिया H एटम, वाटर मॉलिक्यूल कर दिया रिलीज। अब यहाँ पे बचा क्या, देखो CH3 CH2, ये CH2 है भाई, और O CH2 और CH3। तो देखो ये बन गया CH3 CH2 O CH2 और CH3, ये बन गया। तो यहाँ पे देखो हमने ये वही प्रोडक्ट लिख रखे हैं, यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजाइल अल्कोहल एंड फिनॉल। देखो बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजाइल अल्कोहल होता है जब हम बेंजीन के ऊपर क्या अटैच कर देते हैं, CH2OH अटैच कर देते हैं, वो होता है बेंजाइल अल्कोहल। और दूसरा होता है हमारा फिनॉल। तो हम इसको केवल एक ही तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अगर मैं उसके अंदर क्या डाल दूं, फेरिक क्लोराइड डाल दूं, इसका सॉल्यूशन डाल दूं। तो जैसे ही हम इसके अंदर बेंजाइल के अंदर डालेंगे तो कोई सा कलर का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हमें कोई कलर दिखाई नहीं देगा जब मैं बेंजाइल अल्कोहल के अंदर डालता हूँ, इसके अंदर डालता हूँ इसको। लेकिन जैसे ही मैं FeCl3 को फिनॉल के अंदर डालता हूँ, मुझे किस तरीके का कलर दिखाई देगा, मुझे वहाँ पे कुछ वायलेट कलर दिखाई देगा। किस तरीके का कलर दिखाई देगा,
वायलेट कलर दिखाई देगा। तो यहाँ से पहचान होती है कि अगर वायलेट कलर आ गया तो ये फिनॉल है, नहीं आया तो क्या है, बेंजाइल अल्कोहल है। तो आप यहाँ पे बताएंगे देखो कि बेंजाइल अल्कोहल डज नॉट गिव एनी कलर विद फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, कोई कलर शो नहीं करता है। वेयर एज फिनॉल प्रोड्यूस वायलेट कलर, वो वायलेट कलर प्रोड्यूस कर सकता है विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड यानी FeCl3 के साथ में। एक्चुअल में होता क्या है देखो, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेगा, ये वाला H पॉजिटिव क्या होता है, यहाँ से निकलता है। देखो कैसे निकलेगा, ये देखो यहाँ पे जो FeCl3 है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, FeCl, Cl और Cl लिख सकते हैं। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन बाहर लेके निकलता है यानी Cl नेगेटिव की फॉर्म में, ये भी Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकलता है, ये भी Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकलता है, तीनों ही निकल गए। तो अब ये तीनों नेगेटिव वाले कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव के पास में। तो यहाँ पे H पॉजिटिव तो एक ही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करवाई, 3 से मल्टीप्लाई करवाई तो 3 H पॉजिटिव निकले। अब तीनों H पॉजिटिव किससे मिल जाएंगे, तीनों Cl नेगेटिव से, यानी 3 मोल ऑफ HCl बन जाएंगे। अब बचा क्या, नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे नेगेटिव वाला, अब देखो 3, एक इलेक्ट्रॉन ये गया, एक ये गया, एक ये गया, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 3 पॉजिटिव। अब ये 3 पॉजिटिव क्या करेंगे, इस फिनॉक्साइड आयन से जुड़ जाएंगे। देखो ये जुड़ गए यहाँ पे, इस तरीके से भी आप जोड़ के दिखा सकते थे, बेंजीन बना के यहाँ पे O लगा देते इस तरीके से, ठीक है, कि ये 3 मॉलिक्यूल किससे जुड़ रहे हैं, आयरन से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बस इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि व्हाट आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, कि ये क्या होते हैं। तो देखो प्राइमरी अल्कोहल कौन से होते हैं कि अगर OH एटम जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो फर्दर किसी एक कार्बन से अटैच है ना, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी अल्कोहल। तो ये प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी कौन सा होता है कि अगर OH एटम जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 कार्बन से अटैच कर दिया और एक मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा हमारा सेकेंडरी। और टर्सरी कौन सा हो जाएगा कि अगर OH एटम जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन एटम से अटैच है, देखो यहाँ पे मैंने 3 अटैच करवा दिए, तो ये हो जाता है हमारा टर्सरी। तो यही यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है कि प्राइमरी में अल्कोहल इन विच द OH ग्रुप इज अटैच्ड विद दैट कार्बन एटम विच आर फर्दर अटैच विद ओनली 1 अल्काइल ग्रुप। तो देखो यहाँ पे ये कार्बन एटम केवल एक अल्काइल ग्रुप से अटैच है। और सेकेंडरी वाले में क्या है कि अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज अटैच विद दैट कार्बन एटम विच आर फर्दर अटैच विद 2 अल्काइल ग्रुप। तो देखो यहाँ पे ये 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच कर दिया ये वाला कार्बन, और टर्सरी में क्या हो जाएगा, 3 अल्काइल ग्रुप हो जाएंगे। बाकी डेफिनेशन सेम ही रहती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास में कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेनली आइसोप्रोपाइल जो होता है वो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होता है, और जो इथाइल अल्कोहल होता है वो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होता है ना। इनके फॉर्मूले देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखे हैं कि CH3 CH3 CHOH, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया, और इथाइल अल्कोहल हो गया हमारा CH3 CH2 और OH। तो इनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं लुकास रिएजेंट की मदद से। भाई लुकास रिएजेंट जिसका फॉर्मूला होता है हमारा कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2 के कम्बिनेशन को कहा जाता है लुकास रिएजेंट। अब होता क्या है कि जब मैं प्राइमरी अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल के अंदर जब इस लुकास रिएजेंट को डालता हूँ ना, देखो इनको जब मैं डालता हूँ तो कोई टर्बिडिटी दिखाई नहीं देती है, यानी जिन बीकर्स में मैंने डाला है कोई हलचल दिखाई नहीं देती है। लेकिन सेकेंडरी वाले के अंदर जैसे ही हम लुकास रिएजेंट को डालते हैं, जो टर्बिडिटी दिखाई देती है वो मुझे कुछ एक मिनटों के बाद ही दिखाई देने लग जाती है। तो यही रीज़न है, प्राइमरी के अंदर डाला कोई हलचल नहीं दिखाई दी, सेकेंडरी के अंदर डाला कुछ एक मिनटों में हलचल दिखाई देने लग जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, देखो कि जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, रिएक्ट विद लुकास रिएजेंट, वो रिएक्ट करेगा टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल लेयर ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड विद इन 5 मिनट। और वो क्या बना लेगा, एक इनसॉल्युबल लेयर बना लेगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की। कैसे, देखो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ये हमारे पास में HCl है। अब होता क्या है यहाँ पे, देखो ये वाला OH एटम इस वाले H एटम के साथ में बाहर निकल जाता है, क्या बन के, वाटर मॉलिक्यूल बन के, और ये क्लोरीन इसके स्थान पे अटैच हो जाएगी। देखो OH के स्थान पे, देखो ये कर रखी है यहाँ पे, है ना, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बना दिया। कितने मिनट में बनाया, 5 मिनट में। लेकिन वेहरएज जो इथाइल अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, रिएक्ट ओनली ऑन हीटिंग एंड डज नॉट गिव इमीडिएट टर्बिडिटी। वो अगर उसे गर्म करोगे ना तो रिएक्ट करना शुरू करेगा, अदरवाइज कोई टर्बिडिटी, कोई हलचल नहीं दिखाई देगा। रिएक्शन तो करेगा, देखो OH एटम इस H के साथ में निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल बन के, है ना, और ये Cl इसके स्थान पे अटैच होगा, यानी रिएक्शन तो चलेगी लेकिन गर्म करोगे तब करोगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम के लिए एक थोड़ी सी टिप लिख रखी है कि जो लुकास टेस्ट होता है वो अल्कोहल को क्लासीफाई करने के लिए मदद आता है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को आप अलग अलग करने में हेल्प कर सकते हैं लुकास रिएजेंट की हेल्प से। और जो टर्सरी होता है उसके अंदर एकदम से टर्बिडिटी आ जाती है, अगर तुम लुकास रिएजेंट डालोगे टर्सरी अल्कोहल के अंदर एकदम से हलचल दिखाई देगी, लेकिन सेकेंडरी के अंदर कुछ एक मिनटों के बाद में दिखाई देती है, और प्राइमरी के अंदर तो दिखती ही नहीं है रूम टेम्परेचर के ऊपर, जब तक आप उसे गर्म ना कर लें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि गिव रीजन, आपने रीजन बताना है फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेन 1 ऑल देन ब्यूटेन। अब देखो ब्यूटेन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखो ये होता है जैसे CH3 CH2 CH2 और CH3, ये हो गया हमारे पास में ब्यूटेन। और जो हमारे पास में प्रोपेनॉल होता है, देखो प्रोपेनॉल का क्या फार्मूला होगा, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो 1 2 3 यानी CH3 और किसके ऊपर है, एक के ऊपर है, तो CH3 CH2 और CH2 और OH, तो ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे OH ग्रुप है और OH की हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन ब्यूटेन कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो ही नहीं करेगा क्योंकि ये मतलब सॉल्युबल ही नहीं होते हैं, एल्केन क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं पानी के अंदर। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इसके कंपेरिजन में। तो आप क्या बताएंगे कि इट इज़ बिकॉज, ये इसीलिए होता है कि एल्कोहल के अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, एग्जिस्ट, ड्यू टू विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। वाहिल इन एल्केन्स, लेकिन एल्केन्स के अंदर देर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होती है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि वाहे आर एल्कोहल्स वीकर एसिड देन वाटर, कि जो एल्कोहल्स होते हैं, देखो एल्कोहल्स हो गए ये हमारे पास में, और वाटर क्या हो गया, वाटर हो गया हमारे पास में ये OH। तो कहता है कि एल्कोहल्स जो हैं वो वीकर एसिड है एज कंपेयर टू वाटर के कंपैरिजन में, है ना। तो इसका रीजन आप क्या बताएंगे, तो देखो आप क्या बता सकते हैं कि दिस इज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो अल्काइल ग्रुप होता है एल्कोहल के अंदर प्रेजेंट होता है, देखो ये रहा एल्कोहल के अंदर, तो H एटम यहाँ से रिलीज होगा, तो यहाँ पे ये क्या छोड़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज छोड़ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, यानी RO नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज का क्या होना चाहिए था, डिस्पर्सल होना चाहिए था, डिस्पर्सल होता स्टेबिलिटी बढ़ती और एसिडिटी बढ़ती, लेकिन R क्या होता है, R एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जिसके कारण क्या होगा, इनमें रिपल्सन होगा नेगेटिव चार्ज में, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, वहाँ से नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो रिपल्सन होने की वजह से डिस्पर्सल कम हो जाता है, डिस्पर्सल कम हो गया, स्टेबिलिटी कम हो गई, एसिडिटी कम हो गई, है ना। लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई रीजन ही नहीं होता है, कोई अल्काइल ग्रुप मतलब प्रेजेंट ही नहीं होता है वाटर के अंदर, तो कोई अल्काइल ग्रुप ना होने की वजह से इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो आप बताएंगे has an electron releasing group inductive effect which causes an increased electron density around oxygen atom। तो इसमें बताया कि इसके पास में अल्काइल ग्रुप होता है जिसके कारण ऑक्सीजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। The result is that electron of OH bond are not sufficiently drawn towards oxygen and the release of proton becomes difficult। तो होता क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीजन के अराउंड नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने के कारण OH के जो H एटम है वो इसको रिलीज नहीं कर पाते, H एटम को, और रिलीज नहीं करेंगे तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इट मीन्स दैट प्लस आई इफेक्ट, यानी जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है अल्काइल ग्रुप, मेक्स अल्कोहल वीकर एसिड देन वाटर, और वही क्या करता है, वही इसकी कम एसिडिटी का कारण है भाई। ठीक है, क्योंकि H एटम को रिलीज ही नहीं कर पाता है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो H एटम क्या होता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये तो खींचे रखेगा ऑक्सीजन उसको, है ना, उसको रिलीज ही नहीं होने देता है, इसीलिए ये कम एसिडिक होता है और ये ज़्यादा एसिडिक होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास में कि हाउ विल यू कन्वर्ट, तुम कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इथेनॉल इनटू ब्यूट 1 आइन। अब देखो इथेनॉल का फार्मूला हमें पता है CH3 CH2 OH होता है, और हमें बनाना है ब्यूट 1 आइन, यानी देखो पहले आपने 4 कार्बन बना लेने हैं, देखो 1 2 3 4 कार्बन बना लिए हैं, और एक के ऊपर क्या होना चाहिए, आइन ग्रुप होना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 पोजीशन के ऊपर आइन ग्रुप है, अगर आप नंबरिंग लिखना चाहें तो नंबरिंग भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4, तो 1 के ऊपर आइन ग्रुप है, तो ये बन गया ब्यूट 1 आइन। ठीक है, अब कहता है कि ये कैसे कन्वर्ट होगा। देखो अब मुझे क्या करना है कि अल्कोहल से डायरेक्ट आप आइन इन एन नहीं बना सकते, हमें क्या बनाना पड़ता है, सबसे पहले उसको हेलो एल्केन में बदलना पड़ता है, और हेलो एल्केन में बदलने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे पहले फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन, यहाँ से एक ब्रोमीन क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा OH एटम को। देखो यहाँ पे ब्रोमीन लग गया। अब मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ जो सोडियम एल्काइन होता है, देखो यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CNA डालूंगा मैं। अब ये क्या करेगा, ये जो Na एटम है ना, ये क्या करेगा, इस Br को अपने साथ में ले जाएगा, क्या बना के, NaBr बना के। देखो यहाँ पे हमने रिलीज भी करवा रखा है, ये तो बाहर निकल जाएगा, और ये जो C एटम है ये इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, देखो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये वाले कार्बन, ठीक है, तो ये बन जाएगा देखो C और CH, देखो यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3 CH2, और ये CH ट्रिपल बॉन्ड C, देखो यहाँ पे ये जुड़ रखा है, देखो CH3 CH2, देखो CH3 CH2, ये जुड़ा इस कार्बन से, ये जुड़ गया इस कार्बन से, और फिर ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो ये बन गया, है ना, तो ये बन गया हमारा ब्यूट 1 आइन। तो ये रिएक्शन आपने याद कर लेनी है।
नेक्स्ट है हमारे पास में कि टोल्यूइन को कन्वर्ट करो बेंजाइल अल्कोहल में। तो सबसे पहले आपको तो यही पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं इनके, टोल्यूइन के और बेंजाइल अल्कोहल के। कन्वर्जन तो बाद की बात है ना। तो टोल्यूइन का स्ट्रक्चर होता है जब हम बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं, CH3 ग्रुप लगा देते हैं, ये टोल्यूइन होता है। और बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है जब हम बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं, CH2OH। देखो यहाँ पे ये मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन कर रखी है इसीलिए इस तरीके से, तो आप यहाँ पे CH2OH कर लेंगे, ठीक है। तो ये है बेंजाइल अल्कोहल, यहाँ पे भी आप CH2OH कर लेंगे, सॉरी CH2Cl कर लेंगे। तो अब ये हुआ कैसे, तो मैंने अभी भी बताया आप डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, आपको क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हेलो कंपाउंड बनाना पड़ेगा। तो हम टोल्यूइन के अंदर क्या डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं। देखो क्लोरीन डाली लाइट की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे क्लीवेज होगा तो एक क्लोरीन किसके साथ में निकल जाएगा, यहाँ पे जो ये एक हाइड्रोजन है ये इसके साथ में निकल जाएगा, क्या बन के, HCl बन के। और एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो CH2Cl बन के जुड़ेगा। देखो ये जुड़ गया, इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। अब हम क्या डालेंगे, एक्वियस KOH डालेंगे। एक्वियस KOH क्या करता है, इस Cl को K के साथ में निकाल देता है, क्या बना के, KCl बना के, और OH इसके स्थान पे अटैच हो जाता है, देखो CH2OH। तो ये बन गया हमारा पास में बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखो यहाँ पे आपने समझना पड़ेगा कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कौन सा होता है, हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होता है, और टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल होता है हमारा टर्सरी अल्कोहल। तो मैंने अभी भी बताया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो आपने वहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा लुकास रिएजेंट, अभी मैंने बताया था। और लुकास रिएजेंट में क्या बताया कि प्राइमरी अल्कोहल के अंदर जब आप डालते हैं लुकास रिएजेंट को तो कोई टर्बिडिटी नहीं आती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन सेकेंडरी के अंदर डालते हैं तो टर्बिडिटी आती है अराउंड कुछ एक मिनट्स के बाद में, फ्यू मिनट्स के बाद में। और जो हमारे पास में टर्सरी अल्कोहल होता है उसके अंदर जब आप डालते हैं तो विद इन सेकेंड्स आ जाती है टर्बिडिटी, विद इन सेकेंड्स। तो यही रीज़न है कि आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय यूजिंग लुकास रिएजेंट। तो यहाँ पे फिर से वही लाइनें लिखी हुई हैं कि जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है उसे हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, वो रिएक्ट करता है लुकास रिएजेंट के साथ में। और लुकास रिएजेंट क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेटेड HCl सॉल्यूशन का, टू फॉर्म सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड, और वो क्या बनाता है, सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड बनाता है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिख रखा है CH3CH3CHOH, ये जैसे ही HCl और ZnCl2 के साथ में रिएक्शन करता है तो होता क्या है एक्चुअल में, ये वाला जो OH एटम है ना, देखो ये वाला OH एटम इस वाले HCl के साथ में बाहर निकल जाता है, क्या बन के, वाटर बन के, और ये वाला Cl इसके स्थान पे अटैच हो जाता है। देखो यहाँ पे मैंने अटैच करवा दिया, तो ये बना है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन गया। और ये कब बनता है, विद इन 5 मिनट्स बन जाता है। लेकिन जो यानी टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है या जिसे हम टर्सरी अल्कोहल बोल रहे हैं, वो रिएक्ट करता है लुकास रिएजेंट के साथ में इमीडिएटली, बिल्कुल जल्दी से कर जाता है। देखो ये मैंने टर्सरी अल्कोहल बना लिया कि OH एटम जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, तो ये तो हो गया टर्सरी अल्कोहल। ये मैंने यहाँ पे लुकास रिएजेंट डाल दिया, तो अब क्या होगा, ये वाला OH एटम इस वाले H एटम के साथ में बाहर निकल जाएगा, क्या बन के, वाटर बन के, और यहाँ पे ये क्लोराइड इसके स्थान पे अटैच हो जाएगा। देखो ये अटैच हो गया, तो ये बना है टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। तो यही रीज़न है, इससे हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लुकास रिएजेंट के हेल्प से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसको हम यहाँ पे समझते हैं विद एन एग्जांपल के अकॉर्डिंग। देखो हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या होता है, यानी हम इसके अंदर क्या डालेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे बोरेन एक, तो ठीक है। बोरेन वैसे तो हमारा फार्मूला होता है BH3, और यहाँ पे मेनली हम डाईबोरेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप BH3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डाईबोरेन क्या होता है, जब मैं BH3 का ट्वाइस ले लूँगा, BH3 का अगर आप ट्वाइस करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा B2H6, डाईबोरेन बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या डालते हैं, बोरेशन से आप याद रखेंगे बोरेन हम डालते हैं, BH3 हम डालते हैं, और हाइड्रो से आप याद रखेंगे कि हम इसके अंदर वाटर भी डालते हैं, ठीक है। और वाटर किसकी प्रेजेंस में डालते हैं, तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में डाला जाता है, यानी H2O2 की प्रेजेंस में डाला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, तो मेनली हम क्या किसका ऑक्सीडेशन करते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसका किया जाता है, यहाँ पे एल्कीन का किया जाता है भाई, एल्कीन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मैंने ले लिया, है ना। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, हम यहाँ पे बोरेन ट्रीट करेंगे, तो देखो मैंने यहाँ पे BH3 लिख दिया, ये मैंने BH3 लिख दिया। अब होता क्या है, ये H एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन तो यहीं छोड़ देता है और खुद बाहर निकलता है, क्या बन के, H पॉजिटिव बन के। यहाँ से भी निकलता है, यहाँ से भी H एटम ऐसे ही निकलता है, अपने इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ देता है, यहाँ से भी ये वाला H एटम भी ऐसे ही निकलता है, अपने इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ देता है। अब इसने तो छोड़ दिया, ठीक है। अब होगा क्या, ये H पॉजिटिव की तरह निकला, अब ये कहाँ अटैक करेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे वाटर हम किसकी प्रेजेंस में डालेंगे, परऑक्साइड, और जब भी कोई रिएक्शन परऑक्साइड की प्रेजेंस में चलने लग जाती है,
तो वहां पे हमारा रूल फॉलो होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी एमआर रूल। और एंटी एमआर रूल क्या कहता है कि जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसी है वो हमेशा उस डबली या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास में जाएगी जहां पे क्या होंगे, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, लेस नंबर ऑफ एच एटम होंगे, ये रूल हमें कहता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, एंटी एमआर रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसी कहाँ जाएगी, देखो ये रहा डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इसके पास है, तो एच एटम कहाँ जाएगा, ये जाएगा इसके पास में, इस वाले कार्बन के पास में जाएगा। अब ये एक एच एटम जाएगा तो बाकी के दो कहाँ जाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लिए हैं, एक एक जाके एक एक मॉलिक्यूल के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव वाला इसके ऊपर गया है, सीधी सी बात है इस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज कब बनेगा, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ मूवमेंट करेंगे, भाई इसकी तरफ मूवमेंट करेंगे, है ना, तभी बनेगा इस पे नेगेटिव चार्ज। तो इस पे तो एच एटम अटैच हो गया। अब इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ गया था तो इस पे बोरोन पे क्या बनेगा, 3 नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो 3 नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा, इस CH2 के पास में जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो पॉजिटिव के पास में ये बोरोन जो है वो अटैच हो जाता है। तो देखो यहाँ पे तीनों मॉलिक्यूल CH3, देखो ये रहा CH3, यहाँ पे H जुड़ा था तो ये CH2 बन गया, यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड रह गया है तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 है और इससे जुड़ेगा बोरोन, तो ये जोड़ दिया हमने। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने 3 मॉलिक्यूल लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई है और बोरोन एक ही है, तो बोरोन यहाँ पे हमने जोड़ दिया। अब बोरोन के ऊपर चार्ज कौन सा था, बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ पे इस बोरोन पे मान के चलो कि इस पे तो है नेगेटिव चार्ज और इस CH2 के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इस पे तो पॉजिटिव ही था, है ना। अब यहाँ पे हमने वाटर मॉलिक्यूल डाला परऑक्साइड की प्रेजेंस में। अब जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल डाला है तो यहाँ पे ये 2 आयन में टूटेगा, एक तो H पॉजिटिव में टूटेगा, दूसरा OH नेगेटिव में टूटेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो नेगेटिव के पास में कौन जाएगा, तो देखो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, अब की बार यहाँ से टूटा तो नेगेटिव के पास में जाएगा H पॉजिटिव और इसके पास में जाएगा OH नेगेटिव। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने हैं, 3 हैं, तो मुझे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी कितने डालने पड़ेंगे, 3 डालने पड़ेंगे। अब 3 मैंने डाले तो 3 तो H पॉजिटिव निकलेंगे, 3 OH निकलेंगे। तो H पॉजिटिव तो तीनों के तीनों इसी बॉन्ड पे जाके जुड़ेंगे, यानी बोरोन से जाके जुड़ेंगे, और OH यहाँ पे जाके जुड़ेंगे OH, और यहाँ पे तीसरा वाला भी आ जाएगा, और यहाँ पे 3 H आ गई। तो बोरोन तो निकल जाएगा BH3 बन के, देखो ये तो इन तीनों H के साथ में निकल जाएगा BH3 बन के, ये तो एज इट इज बाहर निकल जाएगा। और इनके पास में क्या होगा, एक एक मॉलिक्यूल के ऊपर OH अटैच हो जाएंगे, तो 3 मॉलिक्यूल मुझे मिलेंगे अल्कोहल के, देखो ये मिल गए CH3 CH2 CH2 और OH के। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन आपने याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपने कुछ लाइनें भी लिखनी है कि इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन द एल्कीन इज ट्रीटेड विद डाइबोरेन। यहाँ पे आप बोरेन भी कर सकते हैं भी कि हमने बोरेन से ट्रीट किया है, तो एल्कीन है ये, बोरेन से हमने ट्रीट किया, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन कराई परऑक्साइड की प्रेजेंस में और बेस की प्रेजेंस में, ताकि हमें क्या मिल जाए, एल्कोहल मिल जाए। तो ये रिएक्शन आपने याद कर लेनी है भाई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि गिव केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। अब आपसे कन्वर्जन पूछा गया है तो इसकी रिएक्शन बतानी है। क्वेश्चन है कि बेंजाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करो फिनाइल इथेनोइक एसिड में। तो बेंजाइल अल्कोहल किसे कहते हैं, जब हम बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं, CH2OH लगा देते हैं, तो ये CH2OH लगा देना है, ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल, और कन्वर्ट करना है फिनाइल इथेनोइक एसिड में। फिनाइल इथेनोइक एसिड कब बनता है, जब हम बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं, CH2 है भाई यहाँ पे, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, तो ये बना है हमारा, देखो ये है फिनाइल और ये ग्रुप है हमारा इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये बन गया फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए, तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो एक कार्बन था, यहाँ पे देखो 2 कार्बन बढ़ रहे हैं, और 2 कार्बन बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे KCN का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उससे एक कार्बन बढ़ जाता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे KCN डाला, ये K एटम क्या करेगा, K एटम निकल जाएगा OH के साथ में, क्या बन के, KOH बन के निकल गया, और ये साइनाइड एटम यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप लिख लेना कि CH2 और सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरीके से लिख लेना भाई। यहाँ पे थोड़ी सी वो स्ट्रक्चर में बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, ये गलत नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से लिखेंगे तो अट्रैक्टिव सा लगेगा, CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, ये लिख लेना आप। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पे एक्वियस KOH डालते हैं ना, तो क्या होता है, देखो अब मुझे पता है कि K के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ से बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा, देखो यहाँ पे हम एक्वियस KOH यानी वाटर की प्रेजेंस में हम डाल रहे हैं यहाँ पे, यानी हम यहाँ पे डाल रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल में से यहाँ से 2 आयन निकलते हैं, एक तो H पॉजिटिव और दूसरा निकलता है OH नेगेटिव। अब नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इस पे नेगेटिव चार्ज माना जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। अब जब पहला बॉन्ड टूटता है ना,
जब पहला बॉन्ड टूटता है तो N नेगेटिव के पास में जाता है पॉजिटिव वाला, यानी H पॉजिटिव चला जाता है इसके पास में और OH नेगेटिव चला जाता है इसके पास में, इस कार्बन के पास में, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज था। जैसे ही दूसरा बॉन्ड टूटता है H पॉजिटिव यहाँ चला जाता है, OH नेगेटिव यहाँ आ जाता है। जैसे ही तीसरा बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड, फिर से H पॉजिटिव यहाँ आ जाता है और तीसरा OH नेगेटिव यहाँ आ जाता है। अब होता क्या है, ये N नेगेटिव तो निकल जाता है इन तीनों H के साथ में और बाहर निकल जाता है NH3 बन के, ये तो निकल गया। और यहाँ पे देखो एक कार्बन के ऊपर अगर 3 OH हैं तो वो स्टेबल नहीं होते हैं, केवल एक कार्बन के ऊपर एक OH स्टेबल होता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ये निकल गया बाहर, क्या बन के, वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल गया। अब बचा क्या, देखो COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। देखो CH2 COO और H, देखो यही तो हमने लिखा है CH2COOH, है ना। तो ये बन गया हमारा फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो इस तरीके से आपने कन्वर्जन करना है भाई बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड के अंदर। अब देखो नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास में कि इथेनॉल को कन्वर्ट करो एसिटिक एसिड के अंदर। अब देखो सबसे पहले तो मुझे फार्मूले ही पता होने चाहिए, है ना। तो इथेनॉल का फार्मूला हमारा क्या होता है, देखो ये होता है CH3CH2OH। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3CH और H और OH, ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ से आपने एसिटिक एसिड बनाना है और इसका फार्मूला होता है CH3C_O OH, ये होता है। देखो या आप ऐसे लिख लें CH3COH या आप ऐसे लिख लें, ये एसिटिक एसिड होता है। अब आपने करना क्या है, देखो यहाँ पे तो मैंने स्टेप वाइज बता रखा है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ इसके अंदर क्या डालना है, आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना है, यानी K2Cr2O7 में H2SO4, जैसा हमने कि यहाँ पे लिख रखा है, ये होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी यहाँ से जितनी मर्जी आपने ऑक्सीजन लेनी है ना वो ले सकते हैं, इसका काम ही है ये, जितनी मर्जी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ले सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये जितनी ऑक्सीजन ये निकलती है क्या करता है, एक ऑक्सीजन यहाँ भेज देता है और एक ऑक्सीजन भेज देता है यहाँ। अब जैसे ही ये भेजेगा तो यहाँ पे OH बन जाएगा, यहाँ भी OH बन जाएगा, है ना, सीधी सी बात है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3COH OH और OH, ऐसा बन जाएगा। अब मैंने अभी बताया कि एक कार्बन के ऊपर तो एक से ज़्यादा OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। देखो यहाँ से H एटम और यहाँ से OH एटम रिलीज कर देगा वाटर बना के, तो बचेगा क्या, CH3COOH, और यही तो बनाना था मुझे, ये बन गया। तो आप चाहें तो इसके अंदर ये डायरेक्ट डाल के ये लिख के दिखा सकते हैं, या आप स्टेप वाइज भी कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो जौन सा मेथड आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि व्हाट हैपन व्हेन वेपर्स ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर। कहता है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को अगर मैं कॉपर 573 के साथ में रिएक्शन करूंगा टेम्परेचर के ऊपर तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमने बना रखे हैं, देखो ये मैंने प्राइमरी अल्कोहल बना लिया कि OH एटम जिस कार्बन से अटैच है वो एक कार्बन से अटैच है। यहाँ पे मैंने सेकेंडरी अल्कोहल बना लिया कि OH एटम जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है। यहाँ पे टर्सरी बना लिया कि OH एटम जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है। अब यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने कॉपर 573 डाला तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन चलेगी, यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। होता क्या है, देखो यहाँ पे CH3 है, देखो यहाँ पे एक सेकेंड ध्यान देना, ये जो CH2 है यहाँ से तो एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो CH3 CH H और OH ये है। तो यहाँ पे जैसे ही कॉपर 573 डाला, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या बन के निकल गई, हाइड्रोजन गैस बन के निकल गई। बच क्या गया, CH3CHO बच गया। देखो ये बन गया एसिटल्डिहाइड। तो जब प्राइमरी के अंदर ये डालोगे तो बनेगा हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। अब सेकेंडरी वाला देखो, सेकेंडरी के अंदर डाला तो भी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन चलेगी, यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो अब क्या होगा, देखो ये वाला H एटम और यहाँ से ये वाला H एटम क्या बन के निकल गया, हाइड्रोजन गैस बन के निकल गया। बचा क्या, CO बचा। देखो CH3CH3CO, तो CH3CH3C डबल बॉन्ड O, ये बन गया हमारे पास में कीटोन यानी एसीटोन, ठीक है। लेकिन अब आपने ये बात ध्यान रखनी है, जब टर्सरी अल्कोहल के अंदर आप यहाँ पे डालोगे ना तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं चलेगी, यहाँ पे चलती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यानी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होगा। तो जैसे ही हमने टर्सरी के अंदर ये डाला, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे जो ये CH3 है, सॉरी यहाँ पे इधर वाला देख लो, यहाँ पे जो ये वाला CH3 है इसे मैं लिख सकता हूँ CH2 सिंगल बॉन्ड H, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पे जैसे हमने ये डाला ना तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन प्रोसेस चलती है, यानी OH एटम क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करता है, यहाँ से बाहर निकलता है OH नेगेटिव बन के, और इस कार्बन पे छोड़ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये ले गया।
अब इसके पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करता है कि मैं अपने वाले इलेक्ट्रॉन भाई तुझे दे देता हूँ ताकि तू अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म कर ले और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना ले, और H एटम यहाँ से निकल जाता है इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ के H पॉजिटिव बन के। तो ये वाला H पॉजिटिव और ये वाला OH नेगेटिव बन जाता है वाटर मॉलिक्यूल, ये निकल गया। और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाता है, देखो ये आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है भाई, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा एल्कीन, ये बन गया एल्कीन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये इस तरीके से आप रिएक्शन शो करवा सकते हैं भाई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हमने क्या करानी है, अब डिहाइड्रेशन करानी है अल्कोहल की। कहता है कि टेम्परेचर रहेगा 383 केल्विन, 413 केल्विन और 433 से 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। कहता है मेनली आपने क्या बताना है कि इतने टेम्परेचर पे क्या क्या बनेगा, है ना। तो मैंने बताया था कि 443 से 433 के बीच में क्या रहेगा, इनमें तो बनता है हमारा एल्कीन, सीधी सी बात है, इनमें हमारा एल्कीन बनता है, ठीक है। और 413 पे हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है इथर, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या बनता है 383 पे हमारा बनेगा एक कॉम्प्लेक्स बनता है अभी यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये मेनली ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, मेनली हमारे यही टेम्परेचर्स पे क्वेश्चन आते हैं, ये आ जाता है कभी कभी, तो हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सा बन जाता है यहाँ पे। तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर कि द डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट। ये हमें क्या देते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग कंडीशन के ऊपर टेम्परेचर की। जैसे यहाँ पे सबसे पहले 383 केल्विन के ऊपर चलाया तो H2SO4 में क्या होगा, देखो अब इस H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो H पॉजिटिव है ये इस OH के साथ में क्या बन के निकल जाता है, वाटर बन के निकल जाता है, निकल गया। अब ये जो HSO4 है ये क्या करता है, इसके स्थान पे अटैच हो जाता है। तो बस यहाँ पे इसको अलग करके लिख रखा है, अभी देखो चाहे आप देख भी सकते हैं HSO4 है ना, तो ये यहाँ पे अटैच हो रखा है। तो ये बन गया हमारा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसे बोला जाता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन 413 के ऊपर हमारा क्या बनता है, इथर बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो दो मॉलिक्यूल हमने लिए हैं, जैसे मैं अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ इनको, जैसे इस तरीके से CH3 CH2OH। तो 413 केल्विन पे क्या होता है, एक का तो H एटम और दूसरे का OH एटम क्या बन के निकल जाता है, वाटर बन के, और ये फिर आपस में जुड़ जाते हैं। देखो इस तरीके से CH3 CH2O CH2 CH3, ये बन गया हमारा इथर और इसका नाम है इथोक्सी इथेन। और 433 और 443 पे क्या होता है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। देखो यहाँ से इधर से H एटम जाता है, इधर से OH जाता है, बच क्या जाता है CH2 और CH2 बच जाता है। देखो ये बन गया हमारा इथीन और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि गिव द इक्वेशंस ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। कहता है क्यूमीन से फिनॉल बनाना है और उसकी रिएक्शन लिख के दिखाओ। तो सबसे पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए कि क्यूमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो क्यूमीन का स्ट्रक्चर कब होता है, जब हम बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं, CH और CH3 लगा देते हैं। तो ये बन गया हमारा क्यूमीन का स्ट्रक्चर, ये वाला बन गया, है ना। अब हमने क्या करना है, इसको बनाना है फिनॉल के अंदर। फिनॉल का हमारा स्ट्रक्चर होता है जब हम बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं, OH लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्यूमीन के साथ में क्या करेंगे, ऑक्सीजन डालेंगे, उसके साथ में हवा पास आउट करेंगे, यानी क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर। सबसे पहले एयर से ऑक्सीडाइज करी जाती है टू क्यूमीन हाइपर ऑक्साइड, और वो हमें क्या देता है, हाइपर ऑक्साइड। ये इसका नाम है भाई, क्यूमीन हाइपर ऑक्साइड। होता क्या है एक्चुअल में, देखो ये जो दो ऑक्सीजन ना, ये क्या करती हैं, ये दोनों ऑक्सीजन इस वाले H के बीच में आके फिट हो जाती हैं, C और H के बीच में आके। तो देखो हमने यहाँ पे फिट करवा रखे हैं, देखो ये CH3 एज इट इज है, ये वाला CH3 भी एज इट इज है, इस वाले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये कर दिया। देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दोनों ऑक्सीजन फिट कर दी। इसे बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है, विच इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4। अब हम उसको ट्रीट करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ में टू प्रोड्यूस फिनॉल, और हमारा फिनॉल बन जाएगा। तो ये बनता कैसे है, मेनली यहाँ पे क्या होती है, शिफ्टिंग प्रोसेस होती है। जो फिनाइल ग्रुप है ना, ये यहाँ से शिफ्ट होता है, तो ये यहाँ से उठ के कहाँ पे चला जाता है, ये इस OH के साथ में अटैच हो जाता है। देखो यहाँ पे बेंजीन था और ये अटैच हो गया, ये बन गया हमारा फिनॉल। और बाकी की चीजें क्या बच जाती हैं, तो ये बच गई CH3 CO CH3, देखो ये बच गई। इसका नाम है कीटोन भाई, इसी को एसीटोन भी बोलते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन है, इस तरीके से आपने याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस विद एग्जांपल। तो आपने विलियमसन रिएक्शन एक्सप्लेन करनी है कि किस तरीके से वो चलती है।
तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे विलियमसन ईथर सिंथेसिस है कि अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग एक अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल किया जाता है टू रिएक्ट, कि वो रिएक्ट करे विद सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में। सोडियम एल्कोक्साइड हम कहते हैं भाई RONA को, Na के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ये है सोडियम एल्कोक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड हम कहते हैं जब हम बेंजीन के ऊपर क्या लगा दें, ONA लगा दें, इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव, तो या तो वो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में रिएक्शन करे या सोडियम फिनॉक्साइड के साथ में, हमारा बनता क्या है, टू प्रोड्यूस एन ईथर, हमारा ईथर बनता है। तो हमने सबसे पहले क्या लेना है, अल्काइल हैलाइड, हमने ये ले लिया। R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है जिसके स्थान पे आप CH3 C2H5 C3H7 पुट कर सकते हैं। X हमारा हेलोजन हो सकता है जिसके स्थान पे आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमने सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया। अब होता क्या है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, X के ऊपर नेगेटिव चार्ज, R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास चला जाता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास चला जाता है। तो Na पॉजिटिव अटैच हो जाता है इस X के साथ में और बाहर निकल जाता है NaX, निकल गया। बचा क्या, RO बच गया। RO किसके साथ में अटैच हो जाता है, R के साथ में, और ये बन जाता है हमारा ईथर, बन गया। या फिर दूसरे तरीके से आप सोडियम फिनॉक्साइड के साथ में भी दिखा सकते हैं, जैसे हमने ये बना लिया। अब R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, X के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अब पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास में, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास में, तो नेगेटिव वाला तो निकल जाता है पॉजिटिव यानी सोडियम के साथ में NaX बन के, और ये R पॉजिटिव यहाँ पे अटैच हो जाता है, देखो ये अटैच हो गया, तो इसे हम बोलते हैं ईथर। और इसका अगर आप नाम बताएंगे तो R होता है अल्काइल ग्रुप, ये होता है अराइल ग्रुप, और ऑक्सीजन है हमारा ईथर, तो नाम बन गया अल्काइल फिनाइल ईथर, या फिर अल्काइल अराइल फितर ईथर, सॉरी भाई ईथर भाई, है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि राइट 3 स्टेप्स मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन। कहता है कि जो हम इथेनॉल से इथीन बना रहे हैं ना, उसके आप 3 स्टेप लिख के दिखाओ कि किस तरीके से मैकेनिज्म चला उसका। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे इथेनॉल लिख दिया है, देखो CH3 CH2OH लिख दिया हमने। अब हम ये जो रिएक्शन चला रहे थे वो किसकी प्रेजेंस में चला रहे थे, हम चला रहे थे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। और कितने टेम्परेचर के ऊपर, तो ये हम चला रहे थे 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो H पॉजिटिव है, ये देखो भाई ये जो एसिड है ना इसे हम लिख सकते हैं H पॉजिटिव की फॉर्म में भी, तो ये हो गया H पॉजिटिव की फॉर्म में, एसिड ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं इस H पॉजिटिव पे अटैक कर जाते हैं भाई, क्योंकि H2SO4 यहाँ पे 2 आयंस में टूटता है, एक तो H पॉजिटिव के अंदर टूटता है, दूसरा HSO4 नेगेटिव के अंदर टूटता है। तो ये जो H पॉजिटिव है ना, ये यहीं से आया है भाई, ठीक है। तो ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करते हैं, तो अगर लोन पेयर इससे अटैच होंगे तो O के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर पहले एक हाइड्रोजन तो था ही, दूसरा और जुड़ गया आके, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने की कोशिश करेगा। तो देखो यहाँ पे दूसरे स्टेप में हमने यही मॉलिक्यूल दोबारा से लिख लिया है, एज इट इज लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये अपना पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म करेगा, तो ये यहाँ से भाई देखो यहाँ पे एरो थोड़ा सा गलत लगा रखा है, आप यहाँ से दिखा सकते हैं कि ये अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता है। दोनों ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। देखो H2O बाहर निकल गया। अब जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया इसके ऊपर, CH3 CH2 पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए इस CH3 में से एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा। तो देखो CH3 को यहाँ पे क्या लिख दिया, CH2H करके लिख दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। अब इस पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए हाइड्रोजन क्या कहता है कि भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन तुझे दे देता हूँ, इसने दे दिए, और खुद H क्या बन के निकल जाता है, H पॉजिटिव बन के निकल जाता है। देखो ये निकल गया एज इट इज। तो जैसा उसमें एसिड डाला जाता है वैसे ही वो बाहर भी निकल जाता है। तो ये था हमारा मैकेनिज्म एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल, कि जो फिनॉल होते हैं ना वो ज़्यादा एसिडिक क्यों होते हैं अल्कोहल से। गिव 2 रिएक्शन टू शो द फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर, और 2 रिएक्शन वो करके दिखाओ जिनमें फिनॉल का पता चलता है कि वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एसिडिक होते क्यों हैं, ठीक है। तो मान के चलो कि मेरे पास में क्या है, फिनॉल है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास में OH एटम। अब अगर ये एसिडिक है तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे रहने देगा और H एटम को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो H एटम यहाँ पे रिलीज हो गया H पॉजिटिव बन के, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। अब यहाँ पे क्या होता है, इस नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल होता है। देखो इस तरीके से डिस्पर्सल होगा, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से, यानी डिस्पर्सल का मतलब होता है मूवमेंट। तो डिस्पर्सल हुआ रेजोनेंस की वजह से, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, है ना। और स्टेबिलिटी अगर इसकी बढ़ गई तो इसकी क्या बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो ये हो गया।
लेकिन फिनॉल में क्या, लेकिन अल्कोहल में क्या होता है, तो देखो अल्कोहल का मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया ROH। R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है जिसके स्थान पे आप CH3 C2H5 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये भी वही काम करेगा क्योंकि एसिडिक तो ये भी होता है। तो H एटम यहाँ से रिलीज होगा क्या बन के, H पॉजिटिव बन के। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा RO नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब ये मूवमेंट करना चाहेगा ना नेगेटिव चार्ज, तो R क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आते हैं, तो दोनों में रिपल्सन होता है। रिपल्सन होता है तो डिस्पर्सल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डिस्पर्सल कम हो गया तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है, और स्टेबिलिटी भी कम हो गई तो एसिडिटी भी कम हो जाती है। तो यही रीज़न है कि जो एल्कोक्साइड यानी जो अल्कोहल होते हैं वो कम एसिडिक नेचर के होते हैं और फिनॉल ज़्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इसी पे हमने कुछ लाइंस लिखी हैं कि फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं। बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि उसमें रेजोनेंस चलती है। लेकिन जो एल्कोक्साइड होते हैं वो स्टेबल ही नहीं होते क्योंकि उनमें रेजोनेंस नहीं चल रही है। थस द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप इन फिनॉल स्ट्रांगली अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड एंड फैसिलिटेटिंग। ये करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है, यहाँ पे आप इसको काट सकते हैं, ठीक है, ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही कर लेंगे कि फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, कि ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस व्हाइल अल्कोक्साइड आयन इज नॉट स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रखे हैं कि ये फिनॉक्साइड आयन है किस तरीके से रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपने रेजोनेंस का टॉपिक अगर 11th क्लास में पढ़ा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको आप अच्छे से समझ लेंगे। तो नेक्स्ट वो कहता है कि ऑन द अदर हैंड लेकिन नाइदर इथेनॉल नॉर इथोक्साइड आयन सो एनी रेजोनेंस। तो ये वही बात कह रहा है, इथेनॉल हुआ तो इथोक्साइड आयन बनेगा, तो उनमें तो रेजोनेंस ही नहीं चलेगी क्योंकि तो वो तो एल्कोहल है। सो नो रिलीज H पॉजिटिव फ्रॉम इथेनॉल, जिसके कारण इथेनॉल में से कोई H पॉजिटिव आयन रिलीज ही नहीं होगा। दे रिमेन प्रैक्टिकली न्यूट्रल, और वो न्यूट्रल रहेंगे। दैट इज वाहे, इसीलिए एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एसिडिक, और ये जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है फिनॉल का वो ज़्यादा एसिडिक होता है लिटमस पेपर के अंदर, एंड रिएक्ट्स विद NaOH टू गिव सोडियम फिनॉक्साइड, और ये फिनॉल तो रिएक्ट कर लेता है उसके साथ में और सोडियम फिनॉक्साइड बना देता है। और ये जो NaOH के साथ में रिएक्शन है ना, वो ये इसी की रिएक्शन है, ये प्रूव करता है कि फिनॉल का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो आप रिएक्शन में क्या लिखेंगे, देखो ये रिएक्शन आप कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फिनॉल ले लिया है, ठीक है, और अगर मैं इसकी NaOH के साथ में रिएक्शन करवाता हूँ तो Na के ऊपर पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो और ये यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव, इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, तो OH नेगेटिव किसके साथ निकल जाता है, H के साथ में निकल जाता है, क्या बन के, वाटर बन के, और ये जो Na पॉजिटिव होता है वो इसके स्थान पे अटैच हो जाता है, तो हमारा बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। और ये रिएक्शन हमें क्या बताती है, ये रिएक्शन हमें बताती है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल के बारे में। तो एक रिएक्शन अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं, दूसरी आप चाहें तो आप क्या करें, इस फिनॉल की रिएक्शन करवा दें सोडियम मेटल के साथ में। देखो इस तरीके से, यहाँ पे मैंने OH लिख दिया, मैंने यहाँ पे सोडियम मेटल लिख दिया, है ना। अब सोडियम मेटल के साथ में जब आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से दो चीज़ें निकलती हैं, एक तो Na पॉजिटिव निकलता है, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तभी तो Na पॉजिटिव बना है। तो H एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ता है, खुद बाहर निकलता है H पॉजिटिव बन के। तो ये H पॉजिटिव इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ में मिलकर क्या बन जाता है, हाफ ऑफ हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाता है। प्लस में Na पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है, यानी यहाँ भी हमारा क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, ONa, है ना। तो ये दोनों रिएक्शन आप किसमें बता सकते हैं, इसके प्रूफ बता सकते हैं कि ये प्रूव करता है फिनॉल का एसिडिक नेचर होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है ना वो ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल के कंपैरिजन में, तो अब इसका रीज़न भी बताओ। तो देखो इसका रीज़न भी सेम ही है भाई। देखो इसमें क्या होता है, एक सेकेंड हम समझ लेते हैं। देखो देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, जब मैं पैरा पोजीशन पे क्या लगा दूं, NO2 ग्रुप लगा दूं, और यहाँ पे मैं OH ग्रुप लगा दूं। और जो फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है वो हमारा जब हम बेंजीन के ऊपर सिंपल OH ग्रुप लगा दूं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो H एटम तो यहाँ से रिलीज होगा, तभी तो एसिडिक नेचर होगा H पॉजिटिव बन के, और यहाँ पे छोड़ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली फिनॉल में भी ऐसा ही होगा, H एटम यहाँ से रिलीज होगा H पॉजिटिव बन के, और यहाँ पे छोड़ जाएगा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर इन वाले इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाते हैं, रेजोनेंस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे भी ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है। लेकिन स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें डिस्पर्सल की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे तो लगे होते हैं बेंजीन के चारों तरफ हाइड्रोजन एटम, ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता और ना ही ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता, तो ये डिस्पर्सल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता इसका, नो इफेक्ट ऑन डिस्पर्सल।
नो अफेक्ट ऑन डिस्पर्सल, यानी मूवमेंट के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये क्या होता है, ये जो ग्रुप है ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, यानी ये क्या करता है, ये डिस्पर्सल को बढ़ा देता है, मूवमेंट को बढ़ा देता है, डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देता है। अब इसने अगर डिस्पर्सल बढ़ा दिया तो इसकी एसिडिटी तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, है ना। तो यही रीजन है कि इसके ये ज़्यादा एसिडिक होता है और ये कम एसिडिक होता है। तो देखो इसी से रिलेटेड बातें हैं कुछ, कि जो NO2 ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, हुज प्रेजेंस ऑन द बेंजीन रिंग, और उसकी प्रेजेंस क्या करती है, इंक्रीज कर देती है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल को। इट इज बिकॉज इट स्टेबलाइजेज द फिनॉक्साइड आयन बाय द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि ये डिस्पर्सल ज़्यादा करवा देता है जिसके कारण फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। Thus the oxygen of OH group in nitrophenol strongly attract the electron pair of OH bond, thereby facilitating the releasing the H proton। तो कहता है कि यही कारण है कि जो ऑक्सीजन होता है ना OH ग्रुप का, देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये नाइट्रोफिनॉल वाले केस में स्ट्रांगली अट्रैक्ट्स करेगा, ये वाला क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। देखो मेन चीज़ क्या है, अब ये क्या कर रहा है, ये जल्दी से क्यों खींच रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खिंचवा रहा है। NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये ऑक्सीजन एटम भी क्या करेगा, OH वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो उनको खींचेगा अपनी तरफ, है ना, ज़्यादा पावर से खींचेगा, और ये ज़्यादा पावर से खींचेगा तो ये फैसिलेट करेगा कि H एटम यहाँ से निकल जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि ये इसको फैसिलेट कर पाए, इतनी ज़्यादा पावर से नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यही बात कह रहा है कि जो OH ग्रुप के अंदर जो ऑक्सीजन एटम है नाइट्रोफिनॉल के अंदर, वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को OH बॉन्ड के, देयर बाय फैसिलेटिंग, वो फैसिलेट करेगा कि रिलीज हो जाए प्रोटॉन। फर्दर द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग अफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड, और जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग अफेक्ट है NO2 ग्रुप का वो ज़्यादा है। व्हेन द NO2 ग्रुप इज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, जब वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होती हैं तो ज़्यादा हो जाता है उनका अफेक्ट, जिसके कारण इनकी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमने फिर से वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, तो इनको आप देख लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है आपके पास में। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है भाई C2H5MgCl। देखो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, अब यहाँ पे क्या होता है, जो C2H5 होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और इसको कन्वर्ट करना है आपने प्रोपेन 1 ऑल के अंदर। तो देखो प्रोपेन 1 ऑल का फार्मूला क्या होता है, CH3 CH2 और CH2 और OH, ये होता है भी प्रोपेनॉल का फार्मूला, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं भाई, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं और इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, दोनों गलत नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोपेन 1 ऑल का फार्मूला है और ये इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला है। तो मेन चीज़ है कि आपको इसमें बदलना कैसे है, मतलब किस तरीके से आप बदल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे तो थे 2 कार्बन, यहाँ पे बन रहे हैं 3 कार्बन, तो मुझे कार्बन की एडिंग करवानी पड़ेगी। तो मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ में। देखो इसके साथ में HC डबल बॉन्ड OH, देखो ये लिख रखा हमने फॉर्मल्डिहाइड, इसके साथ में हम रिएक्शन करवाएंगे। अब मुझे पता है कार्बन होता है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव के पास में, यानी C2H5 तो इसके साथ में जुड़ेगा, और पॉजिटिव वाला किसके साथ में जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला जुड़ेगा इस मैग्नीशियम के साथ, ऑक्सीजन के साथ में। तो जैसे ही ये इसके साथ में जुड़ता है, देखो C2H5 जब कार्बन से जुड़ता है तो कार्बन के बन जाते हैं 5 बॉन्ड, देखो 1 2 3 4 और 1 5, है ना। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए अब ये क्या करता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होते हैं, जिसके कारण इस पे बन जाता है प्रॉपर नेगेटिव चार्ज, प्रॉपर नेगेटिव चार्ज बन गया ऑक्सीजन के ऊपर, और ये वाला Mg पॉजिटिव वाला इसके साथ में जुड़ जाता है। तो देखो यहाँ पे इसी तरीके से आपने जोड़ के दिखा देना है एक बार, यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। देखो C था, H था, और यहाँ पे भी H था, और ये वाला C2H5 जुड़ गया नीचे की तरफ, ये मैंने जोड़ दिया C2H5 जुड़ गया, और ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ गया, MgCl जुड़ गया, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब आपने क्या करवाना है, अब आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देनी है, वाटर मॉलिक्यूल डाल देना है एसिडिक मीडियम में। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे, यहाँ से क्या निकलेगा, 2 आयन निकलेंगे, एक तो H पॉजिटिव निकलेगा, दूसरा OH नेगेटिव निकलेगा। अब पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास में और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास में, तो बॉन्ड की ब्रेकेज यहाँ से होगी। तो H पॉजिटिव तो चला जाता है इसके पास में, और OH नेगेटिव चला जाता है इसके पास में, तो ये निकल जाता है MgOHCl बन के, देखो ये निकाल रखा है, और ये यहाँ पे OH जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है हमारा प्रोपेन 1 ऑल, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। दोनों आपकी मर्जी है, चाहे आप ऊपर वाली रिएक्शन करें, चाहे आप नीचे वाली कर लें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप attached to a carbon of benzene ring activate it towards electrophilic substitution reaction।
कहता है कि बेंजीन के ऊपर जो OH ग्रुप होता है, देखो ये लगा दिया मैंने, फिनॉल बना लिया, OH ग्रुप लगा दिया, तो कहता है कि इसके ऊपर OH ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्पीसी होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेंगे, नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो कहता है जो OH ग्रुप लगा है वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ही क्यों अटैक करवाता है, यानी इन्हीं पोजीशन के ऊपर क्यों अटैक करवाता है। तो अब हम समझते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के द्वारा कि ऐसा होता क्यों है। तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। देखो तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम जाएगा, तो इस पे बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, देखो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब ये यहाँ घूमेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर रखा है भाई, यहाँ पे नहीं आएगा ये, ठीक है, इसको काट लेंगे और यहाँ पे बना देंगे क्योंकि ये यहाँ पे घूम रहा है, तो यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा यहाँ पे, अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज तो इधर घूम जाएगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन दोबारा से ऊपर घूम जाएंगे ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो। तो अब यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे ठीक कर दिया इसने, यहाँ पे ये दोनों डबल बॉन्ड बन गए और यहाँ पे देखो दोबारा से वैसा ही बन गया। तो अब आपने पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या देखने हैं, आपने देखना है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया है। तो देखो एक बार ये ऑर्थो पोजिशन पे आया, देखो यहाँ पे आया ऑर्थो पोजिशन पे, दूसरी बार कहाँ आया, दूसरी बार पैरा पोजीशन पे आया, तीसरी बार कहाँ आया, तीसरी बार फिर से ऑर्थो पोजीशन पे आया। तो ये ऑर्थो और पैरा की तरफ क्या करवा रहा है, इलेक्ट्रॉन का विड्रॉन करवा, मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवा रहा है, जिसके कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। और नेगेटिव चार्ज बढ़ने के कारण जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है वो केवल ऑर्थो और पैरा के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड हम कुछ लाइन्स पढ़ लेते हैं कि जो OH ग्रुप है अटैच टू द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, जो कि अटैच है बेंजीन रिंग के ऊपर, वो एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि OH ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आर इफेक्ट। इसको सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो OH का मान लेना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है इसका, ठीक है। तो इसका प्लस आर इफेक्ट होता है OH ग्रुप का और इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की, इंक्रीज कर दी ना इसने, देखो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर दी, देयर बाय फैसिलिटिंग द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ताकि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल क्या कर सके, अटैक कर सके। तो OH ग्रुप क्या करता है, डायरेक्ट करता है इनकमिंग ग्रुप को टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो जो OH ग्रुप है वो उनको डायरेक्शन दे रहा है कि भाई ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आना है, क्योंकि वहीं पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। इन द रिंग एज दीज पोजिशन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू मीजोमेरिक इफेक्ट काउज्ड बाय OH ग्रुप। तो यहीं पे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मीजोमेरिक होता है भी, रेजोनेंसी इफेक्ट होता है, ठीक है, ये बस दूसरा नाम होता है रेजोनेंस इफेक्ट का। तो मीजोमेरिक इफेक्ट यानी रेजोनेंस इफेक्ट के कारण क्या हो गया, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, जिसके कारण आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब हमारे पास में क्या है, कुछ एक रिएक्शंस है भाई, जैसे कभी कभी एग्जाम में आ जाती है ना कि रिएक्शन को कंप्लीट करो, तो वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन कर रखी है, यहाँ पे CH2 आएगा भाई, ठीक है, OCH2 और CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। इसकी आपने रिएक्शन करवानी है HBr के साथ में। तो यहाँ पे H के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, Br के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब मुझे पता है कि ये क्या है, ये है इथर, और इथरनल ऑक्सीजन हमेशा किसके साथ में रहती है, बड़े वाले ग्रुप के साथ में रहती है, एक्सेप्ट टर्सरी इथर। तो यहाँ पे देख लो कि ये कौन सा इथर है। तो O एटम जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, वो 2 कार्बन से अटैच है, तो ये तो हो गया सेकेंडरी इथर। यानी यहाँ पे जब बॉन्ड टूटेगा तो इथरनल ऑक्सीजन किसके साथ रहेगी, बड़े वाले के साथ में। तो बड़ा वाला ग्रुप तो ये है, ये तो छोटा ग्रुप है, तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, है ना। अब यहाँ से टूटेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास में, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ में जोड़ दो, तो O के साथ में कौन सा जुड़ेगा, O के साथ में तो H जुड़ेगा, यानी यहाँ पे हमारा बन जाएगा फिनॉल। देखो इस तरीके से यहाँ पे आपने अटैच करवा देना है, O के साथ में तो जुड़ेगा H, और इसके साथ में पॉजिटिव के साथ में जुड़ेगा नेगेटिव वाला, यानी ये बनेगा CH3 CH2 और Br। तो ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट कहता है हमसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास में फिर से इथर है, देखो यहाँ पे हम लिख देंगे CH2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने डाल रखा है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाता है NO2 पॉजिटिव, ये इसने करवा दिया। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो इथर होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है, ये जो इथॉक्सी ग्रुप ऊपर लगा हुआ है, तो ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इनको अटैच करवा देगा NO2 ग्रुप को। देखो इस तरीके से, यहाँ पे मैंने बना लिया, और यहाँ पे इस तरीके से O, और ऊपर लगा दिया मैंने C2H5। इसको हम लिख सकते हैं भाई C2H5, क्योंकि 2 कार्बन है और हाइड्रोजन है 5। अब ऑर्थो पोजीशन देख लो, तो ऑर्थो पोजीशन तो इसके नज़दीक यहाँ पे होगी NO2 के ऊपर, है ना। और एक बार पैरा पोजीशन पे अटैच करवा दो NO2 ग्रुप को, देखो इस तरीके से O C2H5
और यहाँ पे देखो इसकी पैरा पोजीशन बिल्कुल इसके अपोजिट होती है भाई, तो यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाती है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट में क्या है, अब देखो यहाँ पे ये जो ईथर है ना, ये टर्सरी ईथर दे रखा है भाई कि O एटम जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, 3 से है, तो ये कौन सा हो गया, टर्सरी ईथर। और टर्सरी ईथर में मैंने आपको बताया कि इथर्नल ऑक्सीजन किसके साथ में रहेगी, छोटे वाले के पास में। देखो वैसे तो इथर्नल ऑक्सीजन हमेशा बड़े वाले के साथ में रहती है एक्सेप्ट टर्सरी ईथर। तो टर्सरी ईथर के केस में जो इथर्नल ऑक्सीजन है वो छोटे वाले के पास में रहेगी। तो छोटा कौन सा, छोटा तो ये वाला ग्रुप है क्योंकि 2 कार्बन है, और यहाँ पे देखो कितने सारे कार्बन है। तो बॉन्ड ये वाला टूटेगा, आपकी बार ये वाला टूटेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और HI के साथ में रिएक्शन कराए तो H के ऊपर पॉजिटिव, I के ऊपर नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जोड़ दो, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जोड़ दो। तो देखो नेगेटिव वाला यहाँ जुड़ जाएगा और पॉजिटिव वाला यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H5OH। एक तो ये बन जाएगा, देखो ये वाला मॉलिक्यूल, दूसरा बन जाएगा CH3 का थ्राइस और कार्बन, और इसके साथ में जुड़ जाएगा हमारा आयोडीन। तो ये हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विद मिथोक्सीमीथेन, कि आपने मैकेनिज्म बताना है। तो मिथोक्सीमीथेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CH3OCH3, ये होता है मिथोक्सीमीथेन। हमने HI के साथ में मैकेनिज्म दिखाना है। तो अभी हमने बताया कि HI क्या है, H के ऊपर पॉजिटिव, I के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पे हमारा क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने लोन पेयर से इस पे अटैक करता है ना। तो जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा तो O के साथ में H तो जुड़ जाएगा, लेकिन O के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट करे हैं। तो देखो यहाँ पे H तो जोड़ दिया, लेकिन इस पे बन गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा ये तो निकल जाएगा CH3OH बन के, देखो ये तो निकल गया CH3OH बन के, लेकिन यहाँ पे छोड़ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये ले गया ना इसके। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन आ जाएगा, ये जो नेगेटिव वाला बचा था ना, ये नेगेटिव वाला यहाँ पे अटैक करेगा और हमारा बनेगा CH3I, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे जितने भी HBSC के अल्कोहल, फिनॉल और इथर के लगभग 2013 से लेकर 2025 तक के जितने भी PYQ थे, हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। आशा है आपको लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आई होंगी सारी बातें। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये PDF चाहिए है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें PDF, हम आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे, चाहे हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम इसको डाल देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।